जितनी बड़ी फाइल्स आई हैं, आपको तो हमारे उकाड़ा की औरतों के बुरके तंग करते थे और आपने पागलपन अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट में पास हो जाती थी। ये जी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया है, ये बुडोरों को उठा लिया, ये तो सीधी सीधी बदमाशी है। सबसे ज्यादा नुकसान एप्स्टीन फाइल से साइंस को हुआ है। ब्लैक होल के ऊपर इतने दुनिया, अभी तक इस्लामाबाद में सेशन हुए, इकबाल का सेशन हुआ है अभी तक। मसला ये हो गया कि रिलीजन पे अटैक होने ही होना था। स्टीफन हॉकिंग को खुदा पे नहीं मान, जहानत देखें उसकी ना, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी, ब्लैक होल लिखी, तो आप भी अब देखें ये जहीन लोग नहीं मान रहे। आप बेवकूफ हैं विकास साहब, आप अभी भी लेके बैठे। Why you are so super quiet today? Past to be replaced with science. पहले मेरे पास एक माजी था जिसमें असातीरी कहानी, आदम और हव्वा, हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, एकदम साइंस में बिग बैंग हुआ है। कोई कहानी निशानी नहीं है, तू एंजी फूटे हैं। So the time has arrived that you come forward and tell us that the grand dream of liberalism is falling. ये हमारे लिए काफी बैड सीन हुआ है कि कोई दुनिया चल रही है, कोई पावर्स दैट भी हैं, तो उस आइलैंड ने आपको बहुत ज्यादा आपकी आंखें खोली। जो मिथ ऑफ नॉर्मल वर्ल्ड था, मिथ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड था विकास, वो तो डिस्टॉर्ट हो गया। वो रेबेका वॉटसन को चुप कराएं, ये ना लॉरेंस क्रॉस को नंगा करेगी, उससे एप्स्टीन नंगा हो जाएगा। क्या यूएन जो कि इतना बड़ा बनता है वो खामोश है कि 9/11 की बात भी हुई एप्स्टीन में, प्रायर टू 9/11। मतलब इट्स अनबिलीवेबल कि कि दुनिया के दो रूल्स अमेरिका हैं। जैसी मुल्क में फोन जेल के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान में तो समझ आती है कि ठीक है मैंने बिल्कुल। मालशाल लगा दिया। हाँ, ये तो पाब्लो एस्कोबार वाला सीन था। यस कि बिल्कुल यस जब यस ना- एग्जैक्टली, कि आपके लिए फोन आते, क्या है मकसद सबका, क्या है मकसद जिंदगी का, क्या है मकसद इन चीजों का। कि आपका जो जिंदगी का मकसद है वो किस डोमेन में फॉल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ डज इट वर्क, अ पॉडकास्ट बाय प्रो पाकिस्तानी। हमारे दो बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट, एक तो रिटर्निंग खुरम इलाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वापस टाइम दिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एंड आवर सेकंड गेस्ट इज वकास नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपने भी हमें टाइम दिया। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और दो डिफरेंट से हम गेस्ट लाए हैं, दो डिफरेंट थॉट प्रोसेस के गेस्ट लाए हैं। खुरम इलाही साहब, आज जो हम आप दोनों से डिस्कस करना चाह रहे हैं इज एप्स्टीन फाइल्स पे। देखिए, मैं हिस्टोरिकली कंस्पिरेसी थीरी वो सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कवर हुई हैं। आज थोड़ा सा सोशल फैब्रिक की बात करना चाह रहा हूँ। देखें, एक बात तो हकीकत होगी, जो मुझ जैसा आदमी था जो पहले कंस्पिरेसी थियरिस्ट को नहीं इतना मानता था, कहता था कि अच्छा यार इल्यूमिनाटी है तो ये है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बैड सीन हुआ है। मतलब जिस आदमी को नहीं बिलीव थी ना कि कोई दुनिया चल रही है, कोई पावर्स दैट भी हैं, तो उस आइलैंड ने आपको बहुत ज़्यादा, आपकी एटलीस्ट मेरी ये आंखें खोली कि ये हो क्या रहा है। लेकिन उसके साथ ये भी बहुत ज़्यादा सवाल आना शुरू हुए ना कि इस सब का मतलब क्या है। एक लिबरल आर्गूमेंट है, एक कंजर्वेटिव आर्गूमेंट है, एक वेस्टर्न आर्गूमेंट है, एक लोकल आर्गूमेंट है, डिफरेंट आर्गूमेंट्स हैं। लेकिन सबका जवाब एंड में ये है कि भाई हम क्या करें, हम क्या बने। क्योंकि हमें सिखाया गया ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें एक दुनिया बताई गई कि ये ग्लोबल वर्ल्ड है, ऐसे मैंने चलना है, ये सक्सेस है, ये साइंस की फ्री थिंक है, यस, साइंस वैल्यू न्यूट्रल है। बिल्कुल। और साइंसदान तन्हाइयों में बैठ के हमारे लिए बड़े अजीम मंसूबों पर काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए बड़ी वो मेहनत कर रहे हैं। वो सब कुछ हमें बताया। मैं बल्कि सॉरी फॉर कटिंग, नहीं प्लीज। सबसे ज्यादा नुकसान एप्स्टीन फाइल से साइंस को हुआ है। साइंस जिस पर हम उम्मीद करते हैं वो हमारे इलाज के लिए काम कर रही है, हमें किसी और प्लैनेट पर भेजना चाहती है, हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस बेहतर करिए, सब ज्यादा उनको हुआ। मैं हैरान हूँ, लोग कह रहे हैं खुरम साहब आप अमीरों को कॉल आउट नहीं करें, यू स्टिल हैव होप्स फ्रॉम रिच पीपल, सीरियसली। मीन गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया। इकबाल वाज सो राइट। ये तो एक ग्रैंड सर्किस होती है, मैकडोनल्ड होता है, बाहर एक गरीब बैठा होता है, तुसी खाओ, पागल हो बच्चे, वो गरीब को देख रहे हैं, आप खाए आराम से। सो सबसे ज्यादा नुकसान एप्स्टीन फाइल में किसी चीज को हुआ है, वो प्रोसेस ऑफ साइंस को हुआ है, जो अपने मेथड्स में बहुत ऑब्जेक्टिव है मगर वो उतनी फ्री नहीं है। उसका एजेंडा सेट हुए अमीरों ने किए। और गार्डियन की इस पॉडकास्ट में साइंटिफिक अमेरिकन का आदमी कहता है कि अब ये बात तो खुल के सामने आ चुकी है कि साइंटिफिक फंडिंग स्क्वीज हो रही है और वो मरहूने मिन्नत है। यानी कि कल को खुर्रम मिलाई अगर कुछ डॉलर्स लेकर चला जाए साइंस के पास कि मुझे एक बायो वॉरफेयर का वेपन बना दें, 10-12 क्लैशनकोफ एक न्यूक्लियर वेपन बना दें, वो दुनिया की गुर्बत छोड़ के पहले इस काम को हल करेंगे, क्योंकि आई केम विद गुड डॉलर्स। आपने सबसे प्यारी बात मेरे ख्याल से बैक पे भी हम कर रहे थे कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 आपने हमें एक हकीकत बताई
कि अब अमन ऐसे होगा, यूएन पर एतमाद करना है। गजा में सर बड़ा एतमाद यूएन पर करके देखा है यार। मुझे वो मजा जब आता है ना, जब इकबाल ने कहा यूएन, तो तब लीग ऑफ नेशन होती, ये कफन चोर। तो वो जो आप बार बार बात फरमा रहे हैं, गेस वकास, एंड वी हेल फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ओपनली, लेकिन जो मिथ ऑफ नॉर्मल वर्ल्ड था, मिथ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड था विकास, वो तो डिस्टॉर्ट हो गया। और आप जिन लिबरल जितनी बड़ी फाइल्स आई हैं, आपको तो हमारे उकाड़ा की औरतों के बुरके तंग करते थे और आपने पागलपन अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट में पास हो जाती थी। इतने ग्रैंड स्केल के ऊपर, जैसे यूरोपियन डेमोक्रेसीज चुप हैं, जैसे ईस्टर्न मुल्क चुप है, हर यूट्यूबर कोशिश कर रहा है। शायान तक मीन आई लव्ड योर मैसेज यार, we're not gonna stay quiet, this is not ordinary। हमारे बच्चे भी वहां हो सकते थे। और अच्छा खुरम साहब, हमारे तो मसाइल और हैं यार। आप तो कहते थे वर्ल्ड ग्लोबल होती है, हुन ग्लोबल विलेज कितने गया? और पाकिस्तान के कुछ हलकों का साइलेंस इतना क्रिमिनल है, क्योंकि गलती से इस दफा नाम अताउर रहमान का नहीं है, अब्दुल्ला शफीक का नहीं है, शयान का नहीं है, मोहम्मद हारिस नामी आदमी नहीं है। इस बार नाम जरा गोरों जैसे है ना। गोरे को तो गुनाह सूट नहीं करता ना। गोरा तो आपको पता है, गोरा साहब है इनका। गोरे ने तो हमें बताया था कि दुनिया में ये लाल होता है, ये काला होता है, क्योंकि नाम इस बार रिचर्ड डॉकिंस का है। स्टीफन हॉकिंग, खुरम साहब वैसे ही वहां गए थे यार। साइंसदान तो शायन भाई बड़ा ज़हीन आदमी होता है। सो माय कॉल आउट इज, सबसे अमीर का आया, खुरम साहब आप उसे कॉल आउट नहीं करे भाई। अमीरों से फिर आपको ही उम्मीद होगी, हमें तो कोई उम्मीद नहीं थी। हम तो जानते हैं एक्सप्लॉइटेड प्रॉपर्टीज थेफ्ट एंड प्रॉपर्टीज डिकॉइटी। So let's come to the point। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ फ्री थिंक को, जिसके आप और मैं घुड़सवार थे। हम उनको बेचते थे कि फ्री थिंक सिखाओ बच्चों को, और साइंस बेस्ड मॉडर्निटी। यानी अब हम मजहब को मौका नहीं देंगे, हम साइंस को मौका देंगे कि वो 21वीं सदी का कैनवस ड्रॉ करे, जिसमें इंसानियत अपनी फलाह की तरफ जा सके। दैट केम आउट बैड। नाम जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुने, येल, हार्वर्ड, MIT। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं विकास, आपसे भी कोई कुछ हो क्यों नहीं रहा? मतलब देखिए, मैं अभी हमेशा ही सोचता हूँ, चलो एप्स्टीन फाइल्स आई, एक सवाल जो मेरे पास आ रहा है कि इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? मतलब अगर आप मुझे कह रहे हैं कि दुनिया में जहाँ पोलियो एरेडिकेट हो रहा है उस बंदे पे इल्ज़ाम है, जहाँ बिलियनर्स हैं उन पे इल्ज़ाम है, जहाँ साइंस और फ्री थिंकर्स हैं उन पे, हर बंदे पे है ना, पॉलिटिशियंस, कंट्रीज, तो कुछ हो क्यों नहीं रहा इसके बारे में? वाई आर इज इट जस्ट हाँ वो चेक करो यार। और हम ऑलमोस्ट ये जो हर 3 दिन एक न्यूज़ निकलती है ना, डिसेंथेसाइज नहीं होते जा रहे कि ओ अच्छा ये भी पागल था, अच्छा ये भी पागल था, और बस चलो आगे चलो, जिंदगी जियो। इसका कुछ आगे होगा या आर वी जस्ट सपोज्ड टू लिव विद दिस इंफॉर्मेशन? अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ होगा तब जब हमें इदराक होगा कि हुआ क्या है। तो इन माय ओपिनियन ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ देखें कि इसमें किस नेचर की चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फ्रॉम एलिटिज़म, ओके, फ्रॉम द पावर स्ट्रक्चर्स, शैडो पावर, ठीक है, फिर किस तरीके से इंटेलेक्चुअल, साइंटिस्टिक, द होल एक क्रिमिनलिटी का कह लें कि एक नेटवर्क जो है वो हमारे सामने आता है, द वे एलीट कैप्चर एंड एवरीथिंग। लेकिन मेरी इसकी जो इसको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो ये है कि बेसिकली हो इसलिए कुछ नहीं रहा और होगा भी कुछ नहीं, सैडली। उसकी वजह यह है कि ये मामला जो है ये तहजीबी है। ये पिछले 250 से 300 साल का जो पोस्ट इनलाइटनमेंट वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है, मैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 भी अपना रेफरेंस पॉइंट नहीं बना रहा, ना मैं 1919 को बना रहा हूँ। मैं इनलाइटनमेंट, जिसको हम सो कॉल्ड एक प्रोग्रेसिव, लिबरल, मॉडर्न और एक न्यू, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री में आप देखें तो इसके पीछे डार्क एजेस का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो डार्क एजेस से आप निकल के आए थे रोशनी में। बिल्कुल। तो अब वो जो रोशनी है ना, वो रोशनी 250 साल बाद आपको यहाँ पे लेके आ गई है कि आप एप्स्टीन फाइल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम फिर आगे चल के बात करते हैं कि ये मामला सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको एक ही लेंस में या 2 लेंस में देखें। आपको इनलाइटनमेंट के आइडियल्स पे बात करनी पड़ेगी कि क्या वो तो नहीं कहीं डीप डाउन गिर गए। आपको साइंटिफिक रेशनैलिटी, फिलोसफिकल या लॉजिकल जो मोरालिटी है जो आपने डेवलप की, कहीं वो तो नहीं कमज़ोर हो गई, कहीं वो तो नहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके और भी बड़े सिम्टम्स हैं। छोटी सी बात, जैसे कि मोडोरो को उठाया है,
ठीक है, आप वर्ल्ड वार 2 के बाद देख लें तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी या दुनिया की बड़ी ताकतों की खारजा पॉलिसी हमेशा रियलिज्म ही रही है। बाकी वर्ड्स होते हैं, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, लेकिन ये जी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया है, ये मडूरो को उठा लिया, ये तो सीधी सीधी बदमाशी है। वेल आई बिलीव स्टूडेंट ऑफ IR, it has always been so. Sometimes you control through institutions, sometimes you control through post-colonial institutions, sometimes you control through cultural hegemony, and now when nothing works, not the economic structures, not the cultural structures, you just point your gun and do whatever you want to do. So it is not just कि ये साइंस, या जिस तरह अभी खुरम साहब ने बात की ना कि साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं या ये चीज़ें डिक्लाइन पे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर इसको होलिस्टिकली देखें तो ये इनलाइटनमेंट का पूरा जो वर्ल्ड व्यू है, ठीक है, वो मेरा ख्याल है अपने अंदर जो रप्चर्स हैं, ठीक है, और डेंट्स हैं, वो अब इतने गहरे हो रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठे बात कर रहे हैं। शायद और बल्कि विकास जो इन्होंने कहा ना कि जो सेलिब्रिटी कॉन्टेम्प्रेरी इनलाइटनमेंट के फिगर्स कौन थे, स्टीफन हॉकिंग था, स्टीवन पिंकर था, लॉरेंस क्रॉस था, चलो उसको नहीं मैं गिनता, रिचर्ड डॉकिंस की गॉड डिल्यूजन काटबे की है दुनिया में, ऐसा ही है। I mean, he was the poster boy. He was the poster boy yes. of modernity, Yes. of liberalism, and why the world should move back from the idea of religion. और आप 2011 में तो आप प्रॉपर ब्रॉकमैन को ईमेल करते हैं कि जनाब ये औरत सारा को, वो रेबेका वॉटसन को चुप कराएं, ये ना लॉरेंस क्रॉस को नंगा करेगी, उससे एप्स्टीन नंगा हो जाएगा। इस आदमी के ऊपर आप एतबार करके पूरे एजेंडा के साथ गॉड डिबेट होती थी कि साइंस ने वो खुदा जो गैब में है, एब्सेंस में है, जहाँ जो साइंस का मौजू ही नहीं है ना, क्योंकि कई ताकतें, चलें जी इनसे छोड़े, आप 4000 और ऑथर उठा लें जो गैर मुस्लिम है कि खुदा तसव्वुर शऊर में भी है, हर चीज़ टचेबिलिटी या टेंजिबिलिटी में भी, ये भी आज का सबसे अहम मौजू होना चाहिए कि सेंट्रल फिलॉसफी पॉजिटिविज्म थी, टचेबल्स। शायद उसी वजह से वकास ने भी बैक एंड पे कहा कि इनकी लिबरलिज्म अभी तक बदन से आगे नहीं गया था, क्योंकि इतने पॉजिटिविस्ट हो चुके थे, हर चीज़ की मेजरेबिलिटी में इतने पागल हो चुके थे, और इट ऑलवेज केम। असद जमान साहब को आप बुलाए ना, आपने मेरे से उनसे की भी, असद जमान साहब से, वो हमेशा ये बात कहते थे कि पॉजिटिविज्म इज हियर फॉर अ पर्पस, टू मेक अ गॉडलेस वर्ल्ड, टू डिसइंचेंटेड वर्ल्ड। वो डिसइंचेंटेड वर्ल्ड बहुत अच्छी है अगर उसमें अमन हो, लोग फलाह के साथ रह रहे हो, बट दिस वाज लाइक अ ट्रू मैन शो। अच्छा, इस पे मैं एक बात ऐड करूंगा कि जो लिबरलिज्म है ना, अगर हम बात करें तो ये जिन लोगों को हम जिन्होंने अपने आप को पोस्टर बॉय बनाया, या कोई भी आइडियोलॉजी है ना, जब वो पावर के साथ कोइंसाइड होगी तो इसका मतलब है देयर इज नेसेसरी आउटकम कि फ्यू इंडिविजुअल्स गोना कम अप, okay, and they gonna be the face of that ideology, and then they gonna hold a lot of power. So it is not fundamentally, आप कह लें कि there is nothing wrong within the liberalism, because जो फ़लसफ़ा इंसान के शऊर की ज़मानत दे रहा है, जो फ़लसफ़ा इंसान की आज़ादी और फ़िक्र को सामने ला रहा है, जो हमें बर्दाश्त की बात कर रहा है, जो हमें अपने डिफरेंसेस को मिटिगेट करने, तो फ़लसफ़ा में मसला नहीं था। मसला कहाँ पे हुआ कि मसला ये हुआ कि जब हमने उसको अल्टीमेट बना दिया। हमारे लिए वही बात है कि रिलीजन आपने पीछे छोड़ दिया, वो तो बैकवर्डनेस की अलामत हो गया, वो तो डार्कनेस में चला गया, अब ब्राइटनेस क्या बची, रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी के ऊपर वकास नवाज का जो क्रिटिसिज्म है ना, उस पर आप कह सकते हैं कि यार इज़ डॉगमेटिक, पाकिस्तान से आ रहा है, थोड़ी दाढ़ी शाड़ी रखी है, नाम के साथ भी मोहम्मद लगता है, तो यू कैन लेबल मी। बट सबसे पहला जो अटैक किया रैशनैलिटी के ऊपर वो रूसो ने किया, मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर। अब रूसो ना तो मुसलमान है ना वो पाकिस्तानी है, ना उसके नाम के साथ को मोहम्मद रूसो लगा हुआ है, ठीक है। वो अपने उस इन्वायरमेंट का उसके ऊपर जो असर हुआ, और वो जो समझदार लोग थे, मेरा ख्याल है वो इस बात को पहले ही 200 साल पहले ही वार्न कर गए कि उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में उसी टाइम स्केप्टिक हो गए। और अभी हम बात भी कर रहे थे कि रूसो की और वॉल्टेयर की जो लड़ाई है, अगर उसको आप सिंगल वर्ड में फ्रेज करें तो उसके लिए रैशनलिज्म वाज एंड ऑफ द वर्ल्ड। और वॉल्टेयर जो था वो इस बात के ऊपर बज़िद था कि जो तहजीब है, ये जो रैशनल सिविलाइजेशन है, ये इंसान से कहीं बहुत दूर चली गई, यानी कि इंसान कहीं पीछे रह गए, और ये रैशनैलिटी और ये तहजीब जो है वो आगे चली। उसके बाद फिर और लोग भी आए जिन्होंने अपना क्रिटिसिज्म किया। फ्रेडरिक नीट्शे, बहुत बड़ा नाम
ठीक है। अब आजकल एक बड़ा पॉपुलर है कि जी वो ही इज एंटी रीजन, ठीक है भाई। एंटी रीजन क्या मतलब है? एंटी रीजन 2 + 2 = 4। तो ये तो मुझे भी पता है। तो फ्रेडरिक नीत्शे जो है, क्या आप उससे ये तवक्को करते हैं कि वो ये होगा? लेकिन बात ये कि जब आपने इनलाइटनमेंट ने उस वक्त जो लोग उसको प्रोपोगेट कर रहे थे, जब आपने अकल को खुदा बना दिया, अल्टीमेट बना दिया कि एनीथिंग व्हिच गोज बियॉन्ड रीजन वो गलत है, नहीं, या वो उसकी जस्टिफिकेशन भी इससे नहीं। बड़ी बात जो हमारे पाकिस्तान के तो फलसफे में कमजोर बहुत है। हमारे यहाँ एक बड़ा मजे का ट्रेंड आया हुआ है, आप फलसफे की किताबें पढ़ाएं तो भाई आप फलसफी, भाई आप फलसफा यहाँ से देख के कैमरे पे बोले चले जा रहे हैं। और एनीथिंग विच गोज बियॉन्ड रीजन कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो शय अकल की हदूद में आएंगे भाई वो है ही क्यों? यानी अकल सिर्फ अपनी हदूद पर बेचारगी का एहसास करे, वो चीजों को उस हदूद में लाना चाह रही है कि भाई नीचे उतर के आओ। ये जो पिछले दिनों गॉड वेट हुई जावेद अख्तर वाली, मैंने उसमें बाद में कहा यार देखो, गॉड इज नॉट अ रैशनल फंक्शन इन द एंड। मैं गॉड कैन नॉट इज नॉट अ रैशनल फंक्शन इन द एंड। अब जो गॉड को मैं आपकी बात कर, गॉड को लाए बगैर भी आप उधर से उठे, रैशनलिज्म आया, इनलाइटनमेंट आया, उसका जो रिबटल है वो फिर मुसलमानों से नहीं आया, लेकिन वो आया दोस्तोवस्की से। लेकिन मैं एक सवाल पूछ लूं सर, ये जो आप रिबटल की बात कर रहे हैं, उस जमाने में और अब भी, ठीक है, जो रिलीजियस आपके सॉर्ट ऑफ एंटिटीज हैं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा इसमें, जितनी एंटिटीज हैं, ठीक है, क्या उन पे ब्लेम नहीं जाता एज वेल? बिकॉज मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, आपने क्या सिखाया है पाकिस्तानी मुसलमान को? सब्र करो, कुछ ना करो, दीन जो कहता है कि इस दुनिया में कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपने सिर्फ नमाजें पढ़नी है और आपने जन्नत। अब देखें, आप हुए वीक, मैं अब मुसलमानों की सिर्फ बात नहीं कर रहा, क्रिश्चियंस भी वीक हुए, एवरी सॉर्ट ऑफ रिलीजियस एंटिटी इन सम शेप और फॉर्म, यू कैन आर्ग्यू अबाउट द ज़ायनिस्ट, लेकिन इन सम शेप और फॉर्म वीकन हुई है, ठीक है। और आपने हमें ये सिखाया अगेन एंड अगेन, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल साइंसदानों ने आपको रिलीजन से दूर किया, लेकिन जो रिलीजियस आदमी था वो आपको क्या फोकस करा रहा था कि हाफिज़ कुरान बन जाओ, आप ऐसा करो कि दुनिया को छोड़ दो, सक्सेस आओ। अब आप हो गए वीक आदमी पे पावरफुल आदमी फ़ायदा नहीं उठाएगा। बिफोर खुरम साहब आंसर उनका ऑब्वियसली वही आंसर, बट मैं आपका जो सवाल है ना, मैं उसी को ही चैलेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि आपने जो डाइकॉटमी बनाई है ना, बाइनरी बनाई है कि रिलीजियस लोग ये कर रहे थे और साइंस या बाकी लोग तो दुनिया में आगे चले गए, तरक्की करेंगे। यही मसला है कि जो प्रोग्रेस वर्ड की डेफिनेशन आपके मेरे माइंड में बिठा दी गई है ना, ये इसी डाइकॉटमी से जन्म लेती है। क्योंकि जिन बंदों ने हमें फ़लसफ़ा पढ़ाया, हम तक फ़लसफ़ा पहुंचाया, या जो आज फ़लसफ़े और साइंस के वो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मसला ये कि उन्होंने भी लीनियर हिस्ट्री पढ़ी है। वो ग्रीक्स को मानते हैं पीक, बिल्कुल, उसके बाद रोमन्स आ गए, दरमियान में डार्क एज स्टार्ट हो जाती है और अचानक से इनलाइटनमेंट शुरू हो जाती है। बाकी हम मिस करा देते, ठीक है, बाकी हम मिस करा। तो जब आप वाकई ही इसी तरतीब की किताबें पढ़ते हो ना, तो हिस्ट्री या इसी तरतीब से सोचते हो, तो फिर आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। और उसके मेरा एक मुख्तसर बिल्कुल जवाब, सेम जो आपका सवाल है, मेरा वही जवाब है कि यस, हमने कुछ भी नहीं किया और बाकी दुनिया हमसे आगे निकल गई। कॉलोनियल इश्यूज, ये तो आप बिल्कुल जैसे वकास ने, अब आप कह रहे हैं 1 और 0 में से चुन के दिखाओ। दूसरी बात के जो वकास ने की, अब जरा आते हैं उसके एक अजीब सा, आपको पता है एप्स्टीन फाइल पर मैं अपने चैनल पे कुछ काम कर रहा हूँ, एक अजब सी वकास, जिस तरह नहीं वो कलमा ऊंची ऊंची पढ़ो तो चुड़ैलें निकल के भागती, या वो मॉस्किटो वाला करो तो वो निकल के, यकदम इकबाल पर जलगार कर दी लिबरल थिंकर्स ने पाकिस्तान में। आई थिंक वकास इसके गवाह है। आई थिंक, यस, कैन आई से दैट? यकदम। पहले मुझे बताएं कि जो शायान सवाल कर रहा है सबर नहीं करना, ये तो इकबाल का मौजू है कि सबर मौलवी वाले में मत आ जाना, इधर दुनिया में इंसाफ करके जाना है। मर्सी इज द एनिमी ऑफ जस्टिस, इकबाल ने कहा था। और हमने एक नई दुनिया आबाद करनी है इस दुनिया में। और अगर तुम्हें अल्लाह की दुनिया, गुफ्तन जहान माया बतूमी साजद, अगर अल्लाह की दुनिया पसंद नहीं आई, साजगार नहीं है, तुम्हें अच्छी नहीं लगी, तो गुफ्तन के बरहमजन तोड़ दे और बना जैसी दुनिया तुझे चाहिए। हाथ अल्लाह का है, बंदा ए मोमिन का हाथ। ये बंदा जो इतनी लिबरल बातें कर रहा था, इतनी अनऑर्थोडॉक्स बातें कर रहा था, वकास, बल्कि आप मुझे बताएं आज ये एकदम लिबरल को एकदम राहे वो ये एकदम वो क्यों उनकी टारगेट के ऊपर आ जाता है? जब भी आप बताते हैं कि स्टीवन पिंकर पकड़ा गया, आपका वो रैशनैलिटी के बड़े बड़े गुरुज, आपका ये गॉड डिल्यूजन वाला पकड़ा गया, लॉरेंस क्रॉस पकड़ा गया, यकदम व्हाट अबाउटिज्म वर्ड लिबरल्स पाकिस्तान लाए कि आप बात कहीं की कर रहे हैं, जवाब कहीं का दे रहे हैं, यकदम इकबाल पर बातें होने लगे।
इस वक्त पूरे सोशल मीडिया सफेयर पे एकदम इकबाल पर बातें हो रही जो 1935 में जा चुके हैं, जिन पर आप 3500 वीडियोस परवेज हुदबॉय और उनके दोस्त अहबाब बना चुके हैं। मगर इसमें पकड़े जाने के बाद वो इंस्टेड के रिचर्ड डॉकिंस पर बात करें, लॉरेंस क्रॉस पर बात करें, वो MIT के उन प्रोफेसर्स पर बात करें, वो बताएं कि इतने इतने घटिया सूडो साइंस प्रोजेक्ट्स जो सुल्तान बशीर महमूद के जिन्नों से बिजली बनाने से ज्यादा घिनौने प्रोजेक्ट्स हैं, जो न्यूटन के सर पे दुपट्टा डालने से ज्यादा बुरी बात है कि काबे का कपड़ा नीचे आप मुसलमान ना भी हो। सडन क्वाइटनेस है। क्यों? क्योंकि इकबाल वो दीन लाना चाहता था जो आप फरमा रहे हैं, जिसमें तरक्की के बगैर कोई ऑप्शन नहीं। तुम प्रूव करना चाहते हो मुसलमानों, तो इकबाल कहता है कि हाँ, देन प्रूव यूर मोर क्यूरियस देन अ साइंटिस्ट। रिकंस्ट्रक्शन खुतबा नंबर 1। मगर वो उनको सूट नहीं करता ना। उन्होंने जिस मौलवी को मीडियोकर करके, जिस पर तीर अंदाजी करके मजहब को जेर करना है, भाई इकबाल उसके रास्ते में हायल है। आज उन्होंने जो यकदम इक्वेट करके जो विकास कह रहे ऐसे हुआ, इक्वेट करके इधर मजहब को निशाना बनाना है। उस आगे सबसे बड़ी दीवार तो जॉन एलियट को क्यों नहीं करते? मेरा सवाल, जॉन एलियट कट्टर शिया घर से है, क्या उसके मजहबी नजरियात नहीं, उसके वालिद के नहीं है, उस पर क्यों नहीं करते? वो इतनी बड़ी दीवार नहीं है इनके आगे। दूसरी बात, इतनी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि आपने हमें कुछ पोस्टर बॉयज, कुछ बड़े बड़े नजरियात दिखाए कि 21वीं सदी में मजहब की उंगली छोड़ो, मजहब तुम पढ़ा करो। मुअल्लिमुल कुरान चैप्टर नंबर 6 तीसरे पीरियड में मैं तुम्हारी उंगली दे रहा हूं स्टीफन हॉकिंग और स्टीवन पिंकर और रिचर्ड डॉकिंस के हाथ में। पहली बात तो यह कि इन्होंने देख लिया खुदा नहीं है और इनकी आंखों पर एतबार करो और दाखिल हो जाओ। पहले आते हैं स्टीवन पिंकर पे, जहां पे आपने कहा रैशनैलिटी और वकास ने उसका भरपूर जवाब दे दिया। एक्चुअली हमारे यहाँ लोगों ने ना अकल का एक ही मियार देखा। इनको ये नहीं पता कि वॉल्डन किताब जब लिखी तो उसने कहा तहजीब बोझ है, ये एक मसनूई कंस्ट्रक्ट है अमीरों का बनाया हुआ। ये तुम्हें जल्द कहेंगे कि गाँव में लोग जाहिल होते हैं, गो कि उनका इकोसिस्टम बहाल है, उनके रिश्ते बहाल हैं, वो मुतमईन है। ये तुम्हें जंगलों से उठा के शहरों में लाएंगे, बसाएंगे, और यहाँ पे तुम्हें बेयारो मददगार तुम्हारे बच्चियों को एप्स्टीन के आइलैंड पर छोड़ देंगे और दे विल मेक फन ऑफ यू। जो तुम आराम से लेटे हुए खुदा के तसव्वुर में पड़े होते हो, सीवी ढूंढोगे सुबह उठ के, सीवी दें अम्मी, मैंने जाना है, सीवी पकड़ाए मेरी, वेयर इज माई सीवी। ये आपसे तमाशा करेंगे, ये आपको डिससेटिस्फाई करेंगे, और फिर आप ये कहेंगे इस डिससेटिस्फैक्शन का एक हल है वकास। अकल पर भरोसा करो, अकल तुम्हें वहां लेके जाएगी। मैं अभी आपको बताऊं कि अगर यहां पॉडकास्ट से आप हटे ना, तो मेरे और वकास के कुछ 13,000 मसाइल आपस के हैं, मगर कम अज कम दोनों इल्मी तौर पे इतना पढ़ चुके हैं कि इकबाल ने जो आप वो सवाल करना चाह रहे हैं ना, एप्स्टीन फाइल से बहुत पहले कह दिया था दिल की तरफ से अकल को कि अकल तू बड़ी जिम्मेदार चीज है, तू ही डिफाइन करती है, राज़े हस्ती को तू समझती है। कहां का इकबाल ने कि कोई और समझ, व्हाट इज मैटर तू समझती है। आप इकबाल की जगह कोई और जो लोग हैं उनका नाम लेके रैशनलिज्म पे क्रिटिसिज्म कर ले तो आप बिल्कुल ठीक है। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब मुझे आप कहने दें, आपको बुरा भी लगे, परवेज हुदबा उनके दोस्तों, अभी ये मैं रैशनैलिटी के ऊपर बहस करूं, इकबाल की जगह जॉर्डन फलाना नाम रखे हो, कमाल यार, वो लड़का आया था बड़ी बात करके गया इकल पे। जरा सुने वकास भाई, इकबाल ने कहा अकल तू नूर थी, तू नार बन गई। नार आग को कहते हैं। अकल यू वर लाइट, यू बिकेम फायर। फायर बर्न्स, फायर अपने हामिल को, अपने जलाने वाले को नहीं पास आने देती। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन बाहर से आता है। अकल अपने अंदर से गुबार पैदा करती है जब अकल अपने आप को तसल्ली ना दे पाए। मैं मॉडर्न साइकेट्रिस्ट को बिठाएं तो मैं से कहूंगा अकल को बाहर से, एक तो होता है जो साइकेट्रिकल बीमारी है, मुझे फलां चीज से डर लगता है, वो दुरुस्त है, वो आउटवर्ड है। एक है कि मुझे बैठे बैठे उदासी तारी होगी और अब नहीं काबू में आ रही, यानी अकल तो अपने लिए काबिल एतबार नहीं। इसमें कहां से बात है कि आप अकल के खिलाफ है? अहमद जावेद साहब ने कहा इल्म दोस्त आदमी, अकल दुश्मन। 12,000 शेर जिस बंदे ने लिख दिया जी वो अकल का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो राह हमवार कर रहा था मजहब की, जो लिबरलिज्म के फॉल पर आपकी उम्मीद बन सकता था। अपने हाथ से कायनात बनाओ, जिम्मेदार ठहरो, एंड यू नीड टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो नक्शे कौन तुमको नजर आए मिटा दो सर। अच्छा, मेरा ख्याल है ये भी जो डाइकॉटमी हम लेते हैं ना कि इकबाल के हवाले से कि वो अकल के ख़िलाफ़ हैं और वो मज़हब, इसमें भी मुझे लगता है कि ये कहीं ना बड़ा अजीब सा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि अभी खुर्रम साहब ने बात की है, उनकी और भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे जो उनकी पोइट्री है उसमें अगर वो ये इंसान को अर्ज करते हैं ना कि तुम अकल के भी पार जाओ, दुनिया आगे भी है, तो वो बहुत सारे शेर उनके वो भी होंगे जो अकल इस्तेमाल करने पे, अकल को लगाने पे उसके ऊपर भी होंगे। इसकी जो ओरिजिन है ना, जो हम पहले बात कर रहे थे, उसी की कॉन्टीन्यूटी में बात करूँगा।
पहले हम ये डिसाइड कर लें कि जो प्रोग्रेस है वो क्या है। वाह। ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जब तक ये डिसाइड नहीं होगा ना फिर आगे नहीं बढ़ सकते। जब प्रोग्रेस डिसाइड कर लिया, उसके बाद दूसरी चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि इंसानी पूरी हिस्ट्री और तहजीब में क्या कोई ऐसी सिविलाइजेशंस आई हैं जिन्होंने मज़हब को और तरक्की दोनों को इकट्ठा रखा और वो दुनिया में बहुत आगे गए। तो अगर हमारे पास वो सबूत हैं, वो रेफरेंसेस हैं, हमें ईस्ट में भी वेस्ट हर जगह पे ऐसी तहजीबों का आसार मिलते हैं जहाँ पे साइंस अकल दोनों मौजूद थी और वो लोग बिलीफ अपना या जो भी उनका मज़हब था वो उसके साथ भी चल रहे थे। तो आधा आर्ग्यूमेंट तो इधर ही गिर गया कि भाई मज़हब जो होता है वो तरक्की का दुश्मन होता है। ये आधी बात ख़त्म हो गई। पीछे रह गई बात कि आपने जब एनलाइटनमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके पीछे आप ये कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं कि उसके पीछे एक पूरी यूरोप की पूरी फाइट है, जो पावर ट्रांजिशन हो रहा था और नेशनलिज्म जो था वो इमर्ज हो रहा था। तो वहाँ का जो सेकुलरिज्म या इनलाइटनमेंट आया उसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि सिर्फ चर्च की और रैशनलिस्ट की लड़ाई हुई और उसमें चर्च हार गया और रैशनलिस्ट जो थे वो पावर में आ गए। इतना आसान नहीं है। और इसकी वजह ये हुई कि बाद में फिर रोस्टो एक बहुत बड़ा नाम है सोशोलॉजी के अंदर, वो उनकी थेरी एक लीनियर प्रोग्रेशन की, और वही फिर आज हमारे यहाँ भी चल रही है कि अच्छा जी एक सोसाइटी पहले कंजर्वेटिव होती है, फिर वो मॉडर्न होती है, फिर वो इंडस्ट्रियल होती है, फिर उसके बाद वो ये हो जाती है, फिर उसके बाद, यानी कि एक लीनियर पाथ है। अब मेरा इसके ऊपर ये बात है कि जब आपका रेफरेंस पॉइंट, अब मैं आज बैठा हूँ 2026 है, हमने यहाँ अंडरस्टैंड करना है कि यार हम पीछे क्यों रह गए हैं। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट इनलाइटनमेंट से पीछे ही नहीं है तो मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल। अब मुझे ऑब्जेक्शन क्यों है? क्योंकि मैं इस लैंड का बंदा हूँ। ओके, मैं इंडिजिनस हूँ, और जब मैं इंडिजिनस हूँ ना तो मैं कोई मजाक नहीं हूँ, मैं 4000 साल की इस तहजीब को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जब आप पीछे अपना तहजीबी जो वो इनहेरिटेंस है वो कट कर देंगे, आपका पूरा पीछे एपिस्टीम जो है वो ही मर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरी बैक पे कुछ नहीं है। बिल्कुल। और मैं 1700 से अपना रेफरेंस देखना शुरू करूंगा कि अच्छा मुझे तरक्की करनी है तो मेरे सामने ये आइडियल्स है। मतलब मुझे 2-3 बातों पे बात करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म, प्लूरलिज्म। मैंने आज तक, आई वॉज ग्रोइंग अप, मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन करता रहता हूँ, हर तरह के लोगों में बैठता उठता हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं आज तक, बहुत रेयर ऐसे बंदे मिले होंगे और वो भी बहुत कम, ना होने के बराबर, कि जो लिबरलिज्म की बात करें, ठीक है, और वो 4000 साल को सामने रख के करें। अब मुझे बताएं, आज आप सिंध चलें, आप वो कम्युनिटीज़ जो अभी यूरोप शायद डेवलप नहीं कर पाया होगा वो आपको सिंध में मिलेगी। बिल्कुल सही। वजह 4000 साल की उनकी तहजीबी परवरिश है, प्लूरलिज्म में, टॉलरेंस में, मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल कल्चर्स वो इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो हम उस चीज़ को अकाउंट फॉर ही नहीं करते। नहीं, बहुत खूबसूरत। ठीक है, इसी तरह आप मॉडर्न फेमिनिज्म पे बात करते हो। ठीक है जी, फेमिनिज्म अभी ये बहुत अजीब सी एक वो बन जाती है कि आप एक फेमिनिस्ट का नाम लिखते हैं, ये जी साइमन डी बोवा है, ये फलां है जी, कोई और ऐसी औरत है तो वो सामने आए। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं है। मतलब ये मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्शन से ज़्यादा ना वो धोबी नहीं, वो पटक रहा होता कोई चीज़, यानी कि या खुद को मारना, सीना को भी करना। तो ये सीना को भी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे अगर आप इंडिया की इसी जिस लैंड पे हम बैठे हैं तो आप 4000 साल से देखें तो बड़ा आसान है एक वर्ड यूज़ करना, मिसोजिनिस्ट। बड़ा आसान है, मैं इधर लेबल लगा लूँ, आई एम अ फेमिनिस्ट। लेकिन आप इस खित्ते की 4000 साल की जो औरत की एग्जिस्टेंस है यहाँ पे, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं कि वो अपने पैराए में, अपने प्रिज्म में, ठीक है, वो किस तरह से वो ताकतवर है, किस तरह से वो सोशल ऑर्डर का हिस्सा है, उसकी अपनी इज्जत है, उसकी अपनी तकरीम है। तीसरी चीज़, जब कॉलोनाइजेशन हुई, मैंने आज तक, खुर्रम साहब से मैं ज़रूर इस पे बात करूँगा, क्या आपने कभी भी इकबाल का तज़किरा, चाहे तनकीद करना या तारीफ़ करना, दोनों सूरतों में, ख़ास तौर पर जो तनकीद करते हैं, क्या हमने कभी कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करके इकबाल को डिस्कस किया? क्या मतलब? मैं इसको एक आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि पूरी दुनिया के ऊपर कब्ज़ा हो गया, आधी दुनिया के ऊपर कब्ज़ा हो गया, अब मेरे ऊपर कब्ज़ा हो गया, मेरा हक है कि मैं उसको रेजिस्ट करूँ। जब मैंने रेजिस्ट करना है, किस बुनियाद पर रेजिस्ट करूँगा?
मुझे कोई अपनी शनाख्त दरकार है, मुझे कोई अपना वजूद दरकार है जिसको मैं डिफेंड करना चाहूँ। अगर मैं अपने आप को समझता ही कुछ नहीं तो मुझे डिफेंड करने की जरूरत ही कोई नहीं है। लेकिन अगर मुझे कुछ अपना महसूस हो रहा है कि नहीं मेरे ऊपर तो मसला हो गया, तो फिर मैं डिफेंड करूँगा। तो पहले आप ये देखिए कि कॉलोनाइजेशन हुई किस तरह की। कॉलोनाइजेशन सिर्फ बॉडीज़ की नहीं हुई, कॉलोनाइजेशन माइंड की हुई है, बिल्कुल, कॉलोनाइजेशन स्पिरिट की हुई है, कॉलोनाइजेशन नॉलेज की हुई है, और कॉलोनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री हुई है। सबसे बड़ी जब ये चीज़ें हुई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि गोरे ने आके यहाँ डाइकोटमी बाइनरी क्रिएट कर दी कि ईस्ट इग्नोरेंट है, वेस्ट रैशनल है। बिल्कुल, ईस्ट जो है वो इमोशनल है, वेस्ट रैशनल है। ईस्ट अनसाइंटिफिक है, वेस्ट साइंटिफिक है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने आपके जितने आइडियल्स थे जिनके बुनियाद पे हम बच सकते थे, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, सब कुछ एवरीथिंग ऑफ पास्ट, वो गुजर गया, उसके ऊपर पानी फेर दिया। तो मुझे ये बता दें कि मैंने कहा ना, मैं इकबाल के बारे में बहुत फेजेस से गुजरा हूँ। सही है, सही, ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी भी ये नहीं है कि मेरे लिए कोई इंतहा हो गई है, लेकिन कम से कम मुझे ये बात ज़रूर समझ आई है कि यार 20वीं सदी में एक बंदा कोई मुझे बरे सगीर में और दिखा दे जो मुसलमानों का तहजीबी दिफा कर रहा हो। अच्छा, इकबाल के अलावा ये ब्लैक होल के ऊपर इतने दुनिया, अभी तक इस्लामाबाद में सेशन हुए, इकबाल का सेशन हुआ है अभी तक इकबाल के ऊपर कोई तारीफ में? अच्छा, इकबाल कोई पैगंबर तो नहीं है ना, गलतियां हुई होंगी कोई अभी तक? जो वकास ने बड़ी बात की, कोई एक सेशन हुआ इकबाल के ऊपर बड़े पैमाने पर कि आज हम सेलिब्रेट करेंगे एक आदमी जो 20वीं सदी में, यार छोटा शायर तो नहीं है ना। अच्छा, आगे आते हैं जो मसला मसला इकबाल से नहीं है या इकबाल का प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी ये आखिरी में एक बात कर, मसला ये हो गया कि रिलीजन पे अटैक होना ही होना था, क्योंकि जो बाइनरी यहाँ लगाई गई, ठीक है, जो बाइनरी यहाँ लगाई गई वो मकसद ही ये था कि यहाँ एक परमानेंट स्प्लिट क्रिएट हो जाए। बिल्कुल, ठीक है, लोग चीज़ों को, और ये उसी थॉट की कंटिन्यूटी है कि आज जो भी बंदा, इवन पाकिस्तान है एज अ कंट्री, एज अ नेशन स्टेट, ठीक है, आप इसके ऊपर 1000 बात करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपका रेफरेंस पॉइंट रिलीजन से ओरिजिनेट होगा, ठीक है, तो फिर इकबाल पे अटैक होगा। क्यों भला? क्योंकि वो वाहिद आदमी था तब जिसने मेरी नज़र में जो मुसलमानों का साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस, स्पिरिचुअल डायग्नोसिस और इंटेलेक्चुअल डायग्नोसिस जो इकबाल ने उस वक्त किया, वो बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह ये थी कि अगर हम अपने होने पे, मतलब एक बंदा खुद ही अपने आप से फिर गया, तो आपको क्या ज़रूरत है मुझे मारने की? ठीक है ना। तो ये जो इन्फीरियरिटी हमारे अंदर तब इंस्टिल हुई, कॉलोनियल इन्फीरियरिटी जो हमने अडॉप्ट कर ली और इंटरनलाइज कर ली, ठीक है, वो आज तक कंटिन्यू होती है। और फिर हम उसका जो एंगर है ना, जो उसका वो है, वो हमें फिर सामने नजर आते हैं इकबाल। और आइडियल्स ऑफ वेस्ट में जो वो उन्होंने बीच में बात की, मैं उस पर आपको कुछ एविडेंस देता चलो। उसने ग्राहम हैनकॉक ने कहा, लोग उसे जर्नलिस्ट कहते हैं, उसने कहा यार ये पिरामिड्स वाली तहजीब को पता है, ये लोग इंटेलेक्चुअली मानती, पर्पसफुली मिस्टीरियस रखते हैं। मतलब वो उसको साइंटिफिक वो मिरेकल नहीं मांगते, वो कहते हैं कुछ तहजीबी तौर पे से पढ़ें, दूर से जाएं, इसके साथ खड़े होकर सेल्फी लें वगैरह। डू नॉट स्टडी इट कि वो तहजीब किस इंतहा पर ज्योमेट्री और मैथ्स के खड़ी हो चुकी थी, बट दे नेवर क्रिएटेड प्लास्टिक। और ग्राहम हैनकॉक कहते हैं दिस इज व्हाई यू डोंट कंसिडर देम इंटेलिजेंट। और आप वो जो लिबरलिज्म वाली बात कर रहे थे कि जब लिबरल फोर्सेस ने साइंस को टेक ओवर किया तो 80 सालों के अंदर लाहौर से लेके दिल्ली तक सांस नहीं आता। ये आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्ल्ड जो कि कल्चरली गुदी हुई नहीं थी, इंडिजिनस सिस्टम्स से उठी नहीं थी, जिसको ये नहीं पता था कद पानी लाना है, कद पानी फसल नहीं लाना, हर चीज जीपीएस सेंट्रिक हुई। तो आज आप देख लीजिए कि आपका दुनिया का क्या हाल है। जरा सुनिए स्पेंगलर क्या कहता है। किंग्स नॉर्थ ने अभी दोबारा कोट किया है। एविडेंस मिल रहा है कि मिस्र ने कई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल नहीं किया कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है जो पिरामिड्स बन रहे थे। आप इमेजिन कीजिए कि आप उन लोगों को जायल कहते हैं। जूलियन बगीनी की जो बड़ी बात है ना कि स्टीवन पिंकर की वो जो एक तरह की आपको रैशनैलिटी सर पर चढ़ गई थी ना, रीजन वो है जो हर शय को परखती है, और परखती वो छुरी से है, फूल से नहीं परखती। वो जब तक खूंखार तरीके में हुद बॉय साहब आपके आगे वो संजीदा चेहरा करके जख्मी ना कर देना इकबाल को, तो जैसे उन्होंने कोई हक अदा नहीं किया मजहब का और अपनी अक्ल का। एंड दिस इज इट, आई एम सॉरी, दिस इज इट। वो ये कहता है कि हिंद में आलिम आप तब माने जाते थे जब आप कॉन्शियसनेस इंप्रूव करते थे, नॉट रैशनैलिटी।
ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मगरबी तहजीब अब जिस खंजर से आप खुदकुशी कर रही है वो अक्ल का बनाया हुआ है। कॉन्शियसनेस इज़ अ ब्रांड न्यू लार्जर सफ़ेयर। उसने कहा मिस्र में, और उस आगे जाके कहता है जापान में इल्म नहीं होता था जब तक चीज़ हसीन ना हो जाए, चीन में इल्म नहीं होता था जब तक चीज़ डिसिप्लिन में ना आ जाए। उसमें एक ऐड मैंने अपनी तरफ से किया था कि मिस्र में चीज़ इल्म नहीं बनता था जब तक वो मैजिकल ना हो जाए। तो जूलियन बगीनी कहता है कि इतने बड़े ट्रेडिशंस छोड़ के हमने एक लोगों पर एतबार किया, और उन लोगों ने एतबार ऐसे किया कि यूएन ऐसे नहीं लगता कि वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है, जापानीज रिप्रेजेंटेटिव या अबॉर्जिनल की रिप्रेजेंटेटिव है, वो ऐसे लगता है वो सिर्फ वेस्टर्न रिप्रेजेंटेटिव थी। बिल्कुल सही है। उसकी जुबान, वहाँ आने वाले लिबास, वहाँ आने वाले पढ़े हुए रिटन पेपर्स, वो मजहबी तहजीबों के बनाए हुए नहीं थे जुब्बे कुब्बे जिस पर वो सारे चुप बैठे हुए थे। और अब आप देखें कि क्या यूएन जो कि इतना बड़ा बनता है वो खामोश है कि 9/11 की बात भी हुई एप्स्टीन में, प्रायर टू 9/11। मैं हैरान था, शायद इस हिमसेल्फ, दोनों ही आप दोनों ज़्यादा लिबरल आदमी हो यार, 9/11 से पहले बात हुई है। बिल गेट्स की वाली बात जो अभी 2011 की, 2018 में मोहतरम कन्विक्ट हो चुके हैं। पहले तो यही पूछना चाहिए इतने जिम्मेदार लोग उससे राब्ते में क्यों थे। जरा मैं कह रहा हूँ मौजू पे भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2011 में उसने कहा यार गरीबां कि मैं मुकाइए, ये रोटी बहुत खाता है। अब वैसे रोटी बहुत खाता है गरीब, क्या करें हम इसका, जैसे आपको होता है ना कि अब वो क्या करें। और आप खामोशी देखिए पाकिस्तान के इल्मी हलकों की, जिस वजह से आप, मैं और वकास साहब आज तीनों बैठे हैं, खामोशी देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातों के बाद कैसे चल रही है। दूसरा इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट और कुछ थिंकर्स साइंस को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं सूडो साइंस करके, साइंस और मजहब का मिलाप करके। मुत्तफिक, मेरी अपनी वीडियो ब्लैक होल के 101 फवायद, दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। साइंस एक एवोल्यूशन से, रेफ्यूटेशन से गुजरती है वगैरह। आपने कितना को मज़ाहिया साइंटिफिक प्रोजेक्ट सुनना है बताएं। बच्चों की सकिंग पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है, फंडिंग मांगी जा रही है। 7,000 एकड़ के रैंच पे औरतों को इकट्ठे कैसे प्रेग्नेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। जो वो सेक्सी हाइपोथेसिस, वो आई एम नॉट रिकॉलिंग द राइट नेम, कि वो कैसे उनको प्री एज में हॉट कैसे किया जा सकता है या उन्हें इरोटिक कैसे किया जा सकता है, उसकी साइंस चल रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट MIT। और माशाल्लाह कमरा भी था 601 नंबर एप्स्टीन का वहाँ पे। आपको पता है जब ताजमहल बन रहा था तो वो लोग ये बना रहे थे। कहाँ गया आज आपका आर्गुमेंट? आपने क्या नहीं किया वकास नवाज इसके ऊपर? बाबा बुल्ले शाह से आपने बच्चे की नजरें हटाई, मियां मोहम्मद बख्श साहब से आपने बच्चे की नजरें हटवाई। और यार अगर साइंस जहर बना के कह रही है मैंने जिंदगी, अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, यूर अ लिबरल थिंकर, आज तक आपने कभी किसी पाकिस्तान के 4-6 साइंटिस्ट को ऐसे कटहरे में खड़ा करके कहा कि जब मजहब की गलतियां मजहब के पेटे डालते हो, और साइंस की गलतियां साइंस के पे, हिरोशिमा नागासाकी क्या अक्लमंद जहनों ने चलाया? यानी व्हेन आइंस्टाइन मेड अ बॉम्ब, व्हाई ही डिडंट से आई विल नॉट सेल यू माय पेटेंट, मेरी गर्दन उतार दो। ये बम लेकर गया था, ओपनहाइमर गया था साथ के, मुझे चलाना आता है, इसे बनाना आता है। मगर वो तो द मोस्ट, मैं मेरी चैनल पे इकबाल के बाद सबसे ज्यादा वीडियो आइंस्टाइन पर है। आइंस्टाइन एज अ पोएट एंड आइंस्टाइन की हॉबीज। मगर आइंस्टाइन ने अमेरिका से वो बम चलवाना, आप कैसे, किसको और चलाना आता था वकास? एंड लास्टली बिफोर आई रैप अप, लुक एट व्हाट वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू। यकीन नहीं आता ये 21वीं सदी है। इसकी जंगें देखें, इसके स्कैंडल्स देखें, इसकी एप्स्टीन फाइल्स में उठने वाले राज देखें कि हमें ये कहते थे कि आप लोग ताजमहल बनाओ, तुम लोग देखो क्या कर रहे हो। स्टीफन हॉकिंग 2005 में इंक्वायरी से एक बंदा गुजरा और सबको पता है, वो उसके आइलैंड पर जाता है, ये पूछे बगैर कि बताओ कॉन्फ्रेंस होती कौन सी आइलैंड पर? आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो, मैं जाता हूँ, कहाँ है कॉन्फ्रेंस का राइट अप बाद में कि व्हाट हैपेंड ऑन दैट कॉन्फ्रेंस? और आगे जो चीज़ें खुल रही हैं वो कह रहे हैं कि यार सेक्सुअल वो ग्रुप सेक्स में अगर आइंस्टाइन का नाम कर दें तो ज़रा बात करके मिल जाए। यानी कि दे वर सो श्योर कि उनके पास और एविडेंस मौजूद है। अगली बात, क्योंकि अब जरा एप्स्टीन पे रहते हुए, वकास आज इनकी अकल इतना डिस्काउंट साइंसदान को दे रही है, आपने कभी हमें दिया? इकबाल को, जैसे वकास ने बात की, इकबाल ने सर का खिताब लिया, इकबाल ने ये दिया, लुक एट हिज कंडीशन, वो जो वकास कहता होता है। ओ भाई, एक आदमी अपनी उस चीज में फंसा हुआ है, या बताओ वो पीछे हट गया हो, या 1930 का खुतबा ना दिया हो, या लोगों से ना लड़ा हो, झगड़ा ना हो, नज़में लिखनी छोड़ दी हो। द पॉइंट इज कि आज इतना डिस्काउंट आप उन लोगों को दे रहे हैं। वो जो एप्स्टीन का डिफेंस ऑर्डर लिख रहा है जिसमें सजा हुई है, वो स्टीवन पिंकर, लॉरेंस क्रॉस को बचाने के लिए रिचर्ड डॉकिंस ब्रॉकमैन को ईमेल लिख रहा है कि बचा लो।
स्टीफन हॉकिंग वहाँ जा रहा है, एंड देन आई गॉट अ लिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम MIT वगैरह जो काम कर, ब्रॉकमैन कह रहे हैं यार बूढ़े लोगों को मारने के लिए क्या स्कीम तैयार की जाए, एंड दिस इज नो मोर सूडो साइंस, ये इनके लिए नहीं है। और आप आवाज है ना इस मुल्क में, देखो हम 3 क्यों बैठे हैं, CNN ने अपना काम, सबसे पहले इकोनॉमिस्ट ने 14 लाख सफ़े रिव्यू किए, 14 लाख पेजेस इकोनॉमिस्ट, उनका क्या जाता है, वो तो खुद लिबरल दुनिया से उठ रहे हैं। आप तो पाकिस्तान में हर चीज की आवाज बन जाते थे, चीज बाद में होती थी, उकाड़ा में डस्के में तो अनु इस्लामाबाद महफिल करनी पैंती सी, एंड नाउ हाउ यू सुपर क्वाइट, एंड वो आप पे तनकीद थोड़ी है। आप इन नामों को अनवेल करें कि इन्होंने अपनी विक्टों से निकल कर, आप तहकीक DNA पे करते थे, किताब आपकी गॉड डिल्यूजन आई थी। देखें स्टीफन हॉकिंग को खुदा पे नहीं ईमान, जहानत देखें उसकी ना, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी, ब्लैक होल लिखी, तो आप भी अब देखें ये ज़हीन लोग नहीं मान रहे, आप बेवकूफ़ हैं विकास साहब, आप अभी भी लेके बैठे। वाई यू आर सो सुपर क्वाइट टुडे कि गॉड इज मोर लाइक मॉरल क्वेश्चन या मेटाफिजिकल क्वेश्चन, तो उन लोगों की मोरालिटी, मेटाफिजिकलिटी एंड द स्टडी, जो इतना बड़ा वर्ड इसने इस्तेमाल किया हमारे दोस्त वकास ने, और किंग्स नॉर्थ उसको कहता है पास्ट टू बी रिप्लेस्ड विद साइंस। पहले मेरे पास एक माजी था जिसमें असातीरी कहानी, आदम और हव्वा, हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, एकदम साइंस में बिग बैंग हुआ, कोई कहा निशानी नहीं है, तू एनजी फूटे हैं। सो द टाइम हैज अराइव्ड दैट यू कम फॉरवर्ड एंड टेल अस दैट द ग्रैंड ड्रीम ऑफ लिबरलिज्म इज फॉलिंग अलॉन्ग विद द ग्रैंड ड्रीम ऑफ रैशनैलिटी, और हमें बल्कि जितनी उम्मीदें उससे थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। मैं इन्हीं की बात को आगे इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ कि देखें हमेशा से ना, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, ओके, तो क्या सवाल कोई पूछेगा, किस एजेंडा पे बात होगी, तो ये आपका जो सिस्टम चल रहा है ये मुफ्त में तो नहीं चल रहा ना। आप ऐसे ही किसी को ला के, मतलब मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं आपको कहूँ भाई मुझे आज मौका दे, मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, मुझे ज़रा थोड़ा बोलना है, मैं ठीक है, लेकिन लेकिन ये कि एक समझ रहे बात को कि इतनी बड़ी रिसर्च है तो उसके पीछे देयर हैज़ टू बी सम एजेंडा। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ मैं ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ साइंस के हवाले से। लेट इट बी वेरी वेरी क्लियर, साइंस एज अ मेथड is perfect. Zero question. ये let me make it very clear. But science as a social category, science as a instrument of power. 3 examples. Number 1, colonization हुई, उसके पीछे enlightenment और जो scientific पूरा एक वो वर्ल्ड व्यू शेप हुआ, तो उसमें भी आज इस पे आप थोड़ा कुछ रीडिंग्स हैं वो आई कैन मतलब उस पर बात हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल आराम से आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं कि कॉलोनाइजेशन के पीछे रेशनैलिटी, एनलाइटनमेंट, साइंस, ये तमाम चीज़ें जो थी, इन हु वाज फंडिंग द साइंस। ट्रिजेक्टरी चेक करें ना कि 16वीं और 15वीं सदी की जो साइंस है वो ढूंढ रही है कि रास्ते कौन से हैं, तो वो उसकी तरफ जा रही है। ये कोई हसीन इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपको दुनिया मिल रही थी बाहर, आप खाली जगह पड़ी थी, आप जाके कब्जे कर रहे थे और जाके आप इंडिजिनस पॉपुलेशंस को मार रहे थे, काट रहे थे, और उनकी जगह पे आपने जाके नई तहजीब और नई रोशन जो तहजीब है वो इस्टेब्लिश कर दी। दूसरा, रेसिज्म। आप इसमें देख लीजिए जितना इनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट है सारे का सारा, मैं अभी आपसे पहले भी बात कर रहा था कि मैं छोटा मोटा टीचर भी हूँ, पॉलिटिकल साइंस और ये छोटी मोटी चीज़ें CSS वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए हर महीने कुछ 40 दफ़ा मैंने हॉब्स पढ़ाने, लॉक पढ़ाने, रूसो पढ़ाने, मिल पढ़ाने, बेंथम पढ़ाने, मतलब आई कैन नॉट एस्केप। ये हमारे जी वो चांकिया वाली तो कहानी खत्म हो चुकी है, हाँ वो तो एक और बात है। ये सारा कुछ हमने पढ़ाने। पॉलिटिकल साइंस जो है ना जनाब, ये यूरोप में आई है, इससे पहले ना लोग आपस में ग्रोह में रहते थे और एक दूसरे को, बिकॉज़ व्हाट इज दिस यार, ये इसी पे हम अभी ये बात। मेरा एक सवाल है सर, असल सवाल जो आई थिंक बहुत सारे लोग मेरी तरह हैं जो कंफ्यूज इसमें कि अच्छा एक एरा तो ख़त्म हो रहा है, ये तो हमारी आंखों के सामने है। अब वो वेस्टर्न फॉल ऑफ अमेरिका है, वो फ्लां है, आपने इसको जो लेबल करना है हो तो रहा है ना। वैल्यू सिस्टम सबका कंफ्यूज हुआ है, राइट। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी आवाम नहीं होती, राइट। और ना वो कभी जाके इस लेवल ऑफ रिसर्च पे पहुंचेंगे कि वो
क्रिटिकल थिंकिंग के इस पॉइंट पे आ जाएं कि देर एबल टू कम अप विद देयर ओन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, देयर ओन लेवल ऑफ थॉट, और वो फिर अब एक डिसइंचांटमेंट में बस पागल हो रहे हैं, राइट। फिर जो कुछ नेक लोग आते भी हैं उन पे भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, जिस तरह आप नीचे पढ़ाते हैं देन हिटलर विल मिस यूज हिम फॉर हिज पावर, राइट। ये मैं हिटलर की या इसका एग्जांपल दे रहे, दुनिया में हमेशा ऐसे ही होता है, राइट। कौन किसका कब फ़ायदा उठा रहा है, किसके कौन सा वर्स आपको कब सुनाया जा रहा है, जिना की कौन सी स्पीच कौन सा लिबरल यूज़ कर रहा है, तो जिना की कौन सी स्पीच कौन सा कंजर्वेटिव यूज़ कर रहा है, और यही चलता रहेगा, राइट। जिस बंदे के पास पावर है वो कंट्रोल करेगा। अब तो AI भी आ गई, तो माशाल्लाह एक नया गूगली है कि भाई AI आपको जो जवाब देता है वो असल जवाब है। ये तो सारी बातें हैं, आप तो जो कहना चाहते हैं कह लें, चैट GPT ने कह दिया तो ख़त्म होगी बात, राइट। अब हम उस दुनिया में जा रहे हैं, उस दुनिया से सब बिलीफ छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल आ जाएगा आपके जहन में कि चलें, मैं अगर आप दोनों से पूछूं, ज़िंदगी काफ़ी शायद डीप बात है, लेकिन आई गेस इट्स अ क्वेश्चन ऑन एवरीबॉडीज माइंड कि क्या है मकसद सबका, क्या है मकसद ज़िंदगी का, क्या है मकसद इन चीज़ों का। आई आस्क फॉर हिम एज़ वेल, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, मैं वेरी इंपॉर्टेंट, एक पिछली जो बात है, आप एक प्रोजेक्ट चला है यूजेनिक्स, जो नाज़िज़ ने चलाया है और अमेरिका में भी चला है और आज तक चल रहा है। अच्छा, द एफर्ट टू क्रिएट अ परफेक्ट रेस, कि जो कमज़ोर इंसानी जो जबिलतें हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको ख़त्म किया जाए, ओके। और आप जो हमारी पावरफुल इंस्टिंक्ट्स हैं, आप उनको समहाउ गैदर करके तो काइंड ऑफ सुपरमैन जो है उसकी। और इसके पीछे जब आप फंडिंग निकालेंगे ना, कि इस प्रोजेक्ट को फंड किसने किया, इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन लोग थे, और इस प्रोजेक्ट को टेस्ट किन लोगों पे किया गया। आपने जितने बेचारे ब्लैक्स थे, ठीक है, जितने ब्राउन्स थे, वो आपने उठाए और आपने सबसे पहले जो तजर्बे किए वो आपने उन लोगों पे किए, ताकि, और उसके बाद जो रह गया वो आपने ज्यूस पे निकाल दिया। तो ये जो एक पिछला आर्ग्यूमेंट था कि साइंस जो है ना, वो एक मेथड तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन कौन सा सवाल कब उठाया जाएगा, वो जो पिछली बात हो रही थी कि 16वीं सदी में वो रास्ते तलाश कर रही है साइंस, लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो उसके ऊपर रिसर्च आ गई। लेकिन सिर्फ यही है ना कि अगर आप कोई बंदा रिलीजन मिसयूज़ कर रहा है या कोई बंदा मिसाल के तौर पे साइंस मिसयूज़ कर रहा है, बंदा ऊपर तो आपको एप्स्टीन आइलैंड के बाद तो समझ आ जाए, एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि बंदा कोई अच्छा नहीं है। जो पावर में आदमी है, जो बंदा आज तक जो हमें नज़र आ रहे हैं, एटलीस्ट आज की दुनिया की मैं बात करूँ, तो पसंद तो मुझे कोई नहीं है। ना मुझे फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, ना मुझे फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, ना मुझे वेस्टर्न एजेंडा पसंद है। तो इस सब कंफ्यूजन में अगर एक आदमी, व्हाट इज द पर्पस, क्या करें, मेरे सिस्टम में तो रहना है ना। अच्छा, मैं इसको ना सबसे पहले हम एक चीज को दूर कर लेते हैं। मैं कम से कम एज अ वकास, जिम्मेदारी जो है ना, वो आई हैव माई विद माई सेल्फ, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी की जो जिम्मेदारी है ना, मेरी अकल की जिम्मेदारी, मेरी चॉइसेस की जिम्मेदारी, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या चॉइसेस हैं, मेरी डेफिनेशंस क्या हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप जैसे अभी आपने सवाल किया, तो उस सवाल से ये लगता है, या जो एक अमूमी हमारे रवैया है वो ये होता है कि हमारे लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है। जब आप ये ऐसे सोचना शुरू करते हो ना, तो आप खुद ही पावर जो होती है ना, वो अगले बंदे को हैंड ओवर कर देते हो। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो जो मार्केट में मुख्तलिफ लोग चीज़ बेच रहे होंगे ना, तो वो इसी तरह के जो लोगों की तलाश में होते हैं, बिल्कुल, कि ताकि ये बंदा जिसकी अपनी कोई चीज़ काम नहीं कर रही, हम उसको जाके कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर दे दें। दूसरी जो चीज़ मैंने जो सीखी है, मेरे पास अभी इतने बड़े जवाब नहीं है, फ्रैंकली मैं कोई एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, कि मैं इतना बड़ा जवाब कोई दे दूँ। वो खुरम साहब जो हैं वो डेफिनेटली विल स्पीक मोर अबाउट इट। लेकिन मैंने एक छोटी सी बात सीखी है कि आप ना कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में ये प्रायोरिटी तय कर लें कि आपका जो ज़िंदगी का मकसद है वो किस डोमेन में फॉल कर रहा है। क्या वो टेंजिबल मटेरियल डोमेन में फॉल कर रहा है, या उसका कोई लार्जर भी ऑब्जेक्टिव है। अभी एप्स्टीन फाइल्स की बात की है, देखें, ये अभी हम बात कर रहे थे कि जो वेस्ट ने 250 साल में ये वर्ल्ड व्यू बनाया ना कि मैटर मैटर मैटर, उसकी बुनियाद पे प्रोग्रेस भी जो खड़ी होगी ना, वो मटेरियल प्रोग्रेस ही खड़ी होगी। अब मटेरियल प्रोग्रेस की कोई इंतहा है ना। Okay, you want a car, you want a big car, okay fine, आपने दुनिया फतह कर ली, आप you are 40 years old, आप दुनिया के मल्टी बिलियनियर बन गए, ओके, आप बताइए उसके बाद आप क्या करेंगे। और इसलिए इतनी लोनलीनेस, इतनी डिप्रेशन आपको दुनिया में शायद नजर आ रही है। क्रिमिनलिटी जन्म लेगी हमेशा,
आपके दिमाग में वो फैंटेसीज आएंगी जब आप दुनिया के बिलियनियर हैं एंड यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, और आपके पास कोई वो है ही नहीं, कोई पर्पस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसको देने के लिए। मादे को किसी सिमत में भी तो लगाना है ना, मादा तो सिर्फ उसको खड़ा थोड़ी करना है, कैपिटलिज्म के आगे भी कुछ तो फिर उसका एंड क्या है? उसका एंड ये है कि ना आपके पास रिलीजन रहा, ना आपके पास, आप जब एलीट होते हैं बहुत सुपर एलीट, तो लॉ भी आपके लिए आंखें बंद कर लेता है। ये भी गलतफहमी दूर कर लें। ये एपिस्टीन फाइल्स में ही हमें पता चल रहा है कि मतलब इट्स अनबिलीवेबल कि अमेरिका जैसी मुल्क में फोन जेल के अंदर, ठीक है पाकिस्तान में तो समझ आती है कि ठीक है मैंने मालशाल लगा दिया, ये तो पाब्लो एस्कोबार वाला सीन था। यस एग्जैक्टली कि आपके लिए फोन आते, ठीक है व्हाइट हाउस से फोन आते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है आप बाहर जा सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, और आपके लिए चीजें जो है वो, इसका मतलब है जब मुझे लॉ भी नहीं पकड़ सकता, वो रियलिटी मेरी जो है मैं उसको पहले ट्रांसलेट मतलब कर चुका हूँ, ठीक है, एंड आई एम पावरफुल। तो चौथी चीज क्या है? आई एम रेडी फॉर सम सुपर एम्बिशियस और सम सुपर साइको कोई क्रिमिनल जो है वो एटीट्यूड, और वही आपको यहाँ नजर आए। दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि दूसरा, अगर आपका पर्पस कोई हायर है, ओके, या हायर से मुराद ये कि डिफरेंट है, मैटर के बियॉन्ड है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके पास एक वास्टनेस खुल जाती है। ना सोचिए आप एक मजहबी आदमी की तरह, आप एक ओपन बंदे की तरह सोचे कि यार अच्छा मेरा पर्पस है हैप्पीनेस, ठीक है, मेरा पर्पस है पीस, मेरा पर्पस है ये, मेरा पर्पस है वो, बट वो मैटर में फॉल नहीं कर रहा। बड़ी खूबसूरत बात है। तो इसका मतलब है वो कैटेगरी खुल गई है। अब आप चाइना चले जाएं, वो भी मेटाफिजिकल या नॉन मटेरियल आइडियल्स पे बिलीव करते हैं। आप पाकिस्तान आ जाए, आपको पाकिस्तान में भी लोग मिलते हैं, आप ईरान चले जाएं, आप जापान चले जाएं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ है जो मैटर के भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब वो कोई, अब मैं एज अ मुसलमान या ये एज अ मुसलमान या कोई भी, वो उसकी अपनी तशरीह है कि वो उसको आगे गॉड की तरफ मोड़ ले, वो उसको किसी तरफ भी मोड़ ले। विकास, पॉजिटिविज्म बड़ा पर्पसफुल लाया गया था इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस में। मुझे आप एक बात बताओ, एक बंदे ने पूछा यार इकोनॉमिक्स के अंदर जब तुम न्यूटन के मैथ्स लाए थे तो पिकासो के रंग क्यों नहीं लाए? पूरी इकोनॉमिक्स मैथ्स के स्पुर्द कर दी गई है, पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी सोशल साइंस में आप डेटा लेते हैं, रिग्रेशन रन करते हैं, जो फ्राइडियन मेथड था वो, या चलो जो यूंगियन मेथड था, निकाल दिया गया है, बस यू जस्ट डू इट विद मैथ्स। तो पॉजिटिविज्म लाया ही इसलिए गया था कि आप इतना ज्यादा टेंजिबिलिटीज पर यकीन कर लें। दूसरा, मैं एक जवाब अहमद जावेद साहब की तरफ देता रहा हूँ, विकास माइट लाइक दैट। अहमद जावेद साहब ने कहा कि किसी ने अहमद जावेद साहब से कहा कि मगरिब ने अपने आइडियल्स अचीव कर लिए। वो जवाब विकास ने थोड़ा तफसीलन कहा है। जावेद साहब ने कहा हमें इख्तलाफ ही इस बात पर है कि उनके आइडियल्स अचीवेबल थे। वो ये मुकम्मल बात है, याद रखिएगा, ज़िंदगी में एक मंजर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आँख ने ना देखा हो और आँख को यकीन हो कि देखूंगी ज़रूर, साफ छुपे नहीं, सामने आए नहीं। शायन माशाल्लाह, जिस इसी आपकी बात में मैं जो हेडोनिस्टिक कल्चर है, जो सेक्स इंडस्ट्री है, जो लेयर इंडस्ट्री है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, बाय द वे एपिस्टीन फाइल्स है ना, अगर हम उसके पैरेलल वर्ल्ड की एक बुक है, इस पे बड़ी शानदार एमफिल में मैंने पढ़ी थी, द इंडस्ट्रियल वजाइना, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द ग्लोबल सेक्स ट्रेड। तो आपको वैसे ही एपिस्टीन फाइल्स की जरूरत ही नहीं है। आपको जब एक चीज प्रोफेशन बन चुकी है, जब एक चीज आर्ट बन चुकी है, जब एक चीज इंडस्ट्री बन चुकी, जदीद आदमी का, कदीम आदमी का सबसे अहम मौजू उसकी तन्हाई होता था। अब आपकी तन्हाई से ज्यादा वल्गराइज मुकाम नहीं है। पहले क्या होता था कि मैं लोगों के सामने, ओए ये लड़का गालियां देता है, अकेले में ठीक है, मैं कोई बुरा ख्याल ले आया ये और वो, कलम दवात लिख लिया। नाउ आई एम वेरी सोबर फॉर द वर्ल्ड, लाइक बिल गेट्स, लाइक स्टीफन हॉकिंग, लाइक लॉरेंस क्रॉस, लाइक रिचर्ड डॉकिंस, लाइक ब्रॉकमैन, स्पिंकर। लेकिन जब मैं तन्हाई में जाऊंगा तो आई गॉट ओनली फैंस। अहमद जावेद साहब फरमाते हैं तुम्हारा आखिरी तारुफ यह तुम्हारी तन्हाई कैसी है, तुम्हारा आखिरी तारुफ यह तुम्हें तन्हाई में सबसे पहले याद कौन आता है। तुम्हारा आखिरी तारुफ ये नहीं तुम मानते किन बातों को, तुम्हारा आखिरी तारुफ ये नहीं तुम किन कामों को करके अच्छा महसूस कर, तुम्हारा आखिरी तारुफ ये तुम्हारे डिजायर्स क्या है। अब जब हम ट्रेडिशनल सेंस में ये बातें करते हैं तो तब आपको इन लोगों के, बुजुर्गों के, आप लोग नाम ले। अब शयान यार, मैं कम अज कम, ये साहब माने ना माने, ये ठट्ठे उड़ाते थे इकबाल के, ये ठट्ठे उड़ाते थे हमारे, जब हम कहते थे बाहर कोहराम है, हालत देखो गुर्बत की और अंदर सुनसान है। यानी कि अजब बात है, अजब बात है दुनिया वालों कि दुनिया की इनलाइटनमेंट की सारी किताबें 2000 साल पुरानी है।
बुशीडो पुराना, सुकरात पुराना, अफलातून पुराना, भगवत गीता पुराना, कुरान पुराना, सब पुराना। लिख लो ना बड़ी किताब। अजब बात है कि 21वीं सदी में, सर लिखिए। एक सेकंड, नहीं, आई गॉट अ क्वेश्चन। 21वीं सदी में कोई डॉस्टोवेस्की नहीं आ सक रहा? ये इतना बड़ा सवाल है। 21वीं सदी में कोई वो नहीं आ पा रहा टॉल्स्टॉय। 21वीं सदी में कोई मीर और गालिब और इकबाल नहीं है। आप कह रहे हैं तरक्की हो, वो विकास जो रोज तरक्की है, कैमरा बना लिया, कैमरा बना के तुझी वाद है कीता कि ओनली फैन वाली कुड़ी नु क्या अपना बदन विखा दे। लो जी, अब एक सेकंड, व्हाट्स द ग्रेटर पर्पस ऑफ लाइफ? कुछ ऑथर्स हैं, मुझे जो टाइसन की बात ने उस दिन इतना हैरान किया, वो एरिक विंस्टन जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, दोनों एथीस्ट हैं। उसने कहा भाई जी मजहब की बड़ी सख्त ज़रूरत है, इट इज़ अ वेरी ग्रेट बाइंडिंग फोर्स। अल्टीमेटली अगर हमने ही मानी देना है इस कायनात को, तो द टाइम हैज़ अराइव्ड कि हम बात करें उन तमाम ट्रेडिशनल थिंकर्स की जिन्होंने इस पूरे समाज को जोड़े रखा यूटिलिटी के बगैर। उनते है वे ना। अच्छा, एडम स्मिथ ने क्या कहा? शियान और खुरम बेस पे सिर्फ तब बैठेंगे जब या इसको फायदा होगा या मुझे होगा। आपकी घर में थ्योरी चलती है। तो वो जो आपने इंतहाई वल्गराइज्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स हमें दी थी, उसके नताइज माशाल्लाह अभी सीढ़ियाँ चढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, गाड़ियों की महंगी की तादाद देखें, साथ मोचियों वाला है, लाइन में मोची बैठा हुआ है जिसको ये नहीं पता कि कल भी खाना खाऊंगे नहीं। जब हम आए साइंस की तरफ, हमें उम्मीद थी कि साइंस खप जाएगी, साइंटिफिक मेथड पे कोई नहीं, लेकिन हमें था कि वो भूख खत्म करेगी। अगर मैं आपको बताता चलूँ, जो 3 ग्रैंड क्वेश्चन, वो जो वाइट बालों वाला है, मिचो काकू ने कहा विल हम स्टार एनर्जी हार्नेस करेंगे 21वीं सदी में? यार ये वैसे मेरा ओपन चैलेंज है सबको, ये वीडियो निकाल के देखें। हम 3 सवाल हल करेंगे। विल ट्रैवल, हम स्टार एनर्जी हार्नेस करेंगे ताकि फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो, हम अब ये बॉइलिंग पैन में बैठे हुए हैं, जमीन गर्म हो जाएगी। तीसरा, इतनी ग्रैंड बातें करके उसने पता है क्या क्या हम क्या हल करेंगे? वी विल रिजॉल्व कैंसर, इट्स ईटिंग मैनकाइंड। कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? आप तो कह रहे हैं बंदे और तेजी से कैसे खत्म करने। साइंस जहां लंबी जिंदगी की बात कर रही थी, जहां हम एंटीबायोटिक से पीछे हट रहे थे, जहां हम लोगों को ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मेडिसिन के ऊपर भेज रहे थे, इमेजिन करें क्या प्रायोरिटीज चल रही थी। मेरा शायान किसी से कोई इख्तलाफ नहीं यार, ऐसी खामोशी ऑफ द अगेंस्ट द ग्रेट मिथ ऑफ एनलाइटनमेंट आप हमें बेचे चले जा रहे थे, बेचे चले यार। जब तक आप जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट ना कर लो, आपको एक कमरा नहीं खुलता। दिस इज वेरी शायद नाउ दिस इज वेरी ट्रू क्वेश्चन कि जिद्दू कृष्णा मूर्ति जहीन नहीं है, जहीन सिर्फ डेनियल गोलमैन है। और मैं बहुत पहले रोता था इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा मजमून निकाले। भाई अब आप अपने एहसासात को भी जहानत के कमरे में लाए। व्हाट वाज दैट बाय द वे? क्या डेनियल गोलमैन गालिब से ज्यादा जहीन था? मैंने जब महफिल में पूछा था, गालिब अगर इमोशनली इंटेलिजेंट होते गालिब होते? वो गालिब थे ही तब क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं थे। तो जब हमने आंखें बंद, लीडरशिप वो पता चला था 1940 में ट्रेड स्टडी हुई थी, उससे पहले दुनिया में कोई लीडर नहीं था। यानी कि आपने तो हमें चोक कर दिया था। यार शायान आप नहीं जानते, वीडियो बाद में अपलोड करो, जो कमेंट पहले आया होता था, नहीं आप इस पे फलाने गोरे को पढ़ के देगा। हम कहते थे छोड़ो, फिर गोरे पे ही क्यों रुकना है, फिर 16वीं सदी पे क्यों रुकना है, फिर हम 5400 साल पीछे क्यों नहीं जाते? समवन मस्ट हैव सेड दैट। सो जो आपने बनाया था वो आज आपके सामने है। बाहर को आराम है, अंदर सुनसान है। 80% या लेट्स से लगभग आवाम भूखी सोती है, विदाउट नीड्स है। 5 से 6 एक्टिव जंगें इस वक्त कितनी है? इससे ज्यादा ही होंगी। और वो जो उसने कहा 7 ममालिक इतना वेपन लेकर बैठे हुए हैं कि शायद सूरज की गर्मी कम हो जाएगी। 7 ममालिक लेके बैठे हैं। इज दिस प्रोग्रेस? इज दिस प्रोग्रेस कि यूर मैड अबाउट स्टिल प्रोड्यूसिंग मोर कार, जबकि माहौल कह रहा है हम एक गाड़ी और बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट यूर पुशिंग दोज एजेंडाज। AI के ऊपर इतना पैसा लगा दिया गया, अगर उसका 1% अफ्रीका को दिया जाता, अफ्रीका की भूख खत्म हो जाती। और AI इज द नेक्स्ट चैलेंज फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। हर AI की पोस्ट के पीछे पानी भेजा जाता है उनको ठंडा करने के लिए। क्या साइंस इतनी अंधी हो जाती है? क्या फ्री थिंक इतना अंधा हो जाता है? और AI हम किन चीजों में इस्तेमाल करना? बाय द वे, अफ्रीका और एशिया, यहाँ की बॉडीज, लोग और सोसाइटी, इट वाज एक्सपोर्टेड टू द वेस्ट
for the modern scientific research. We were the laboratories, we were the testing grounds, and we had zero ownership. आज जो अभी हम गुफ्तगू करते हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा साइंस की जब बात करता है तो वो खुद को जैसे लैशेस मार रहा है, यानी कि वो अपोलोजेटिक हो जाता है, सडनली शर्माता है, शर्मिंदा होता है, ठीक है, बिकॉज टैगिंग और लेबलिंग जो है वो इतनी बढ़ जाती है। अब ये सर ने जो बातें की हैं, मैं थोड़ा सा ना पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात जो आए हैं उस पर ज़रूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हम कैसे रहना चाहते हैं। आपने भी पर्पज़ की भी बात की, तो जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ तो बहुत सारे इश्यूज भी चल रहे हैं और बहुत सारे मसाइल भी हैं। बात यह शायान भाई कि जब आप किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, अब मेरे लिए जो टेस्ट होता है ना वो ये होता है कि आप ऑर्गेनिक हैं या आप ऑर्गेनिक नहीं हैं। सही है। अब मेरा जो लिबरलिज्म है ना, ये वट एवर आई हैव, ठीक है, मैं उसको 30-35 साल एज गुजार के मैं कहता हूँ कि मैंने उसके ऊपर बड़ी मुशक्क़त की है, मेहनत की है। मेरे पीछे कोई जनरेशनल वो कह लें कोई लेगेसी नहीं है कि मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे लिए अगर ये चीज़ें हैं तो दिस इज़ समथिंग आई हैव इवॉल्व्ड। द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप एक पकी पकाई चीज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने अंदर एंड सडनली आप उसके ऊपर वो बन जाते हैं, उसके अलंबरदार बन जाते हैं, तो फिर आप रिएक्शनरी भी होते हैं। और जब आप रिएक्शनरी होते हैं और जिस दिन आपका हाथ पड़ता है कि आप पॉलिटिक्स में आते हो या पावर में आते हो, वही जो पॉलिसी होती है उसको आप सिस्टम का भी हिस्सा बनाते हैं। और वो मरीज बेचारा जिसका डायग्नोसिस नहीं हो सका कि उसको मसला क्या है, इलाज आपके पास पहले है। यानी कि आप 20 ईयर्स ओल्ड हैं, 30 ईयर्स ओल्ड हैं, तो आपको और मुझे तो फिर आज किताब बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि हमें, अगर मैं मजहब से बात करूं या आप लिबरलिज्म से बात करो, तो मेरे पास अपना सच है, आपके पास अपना सच है, तो कल हम रेस्ट करते हैं, बंदों को लगा देते हैं काम पे, ये लो भाई ये मेरे पास दवाई आ गई है, ये तैयार करो, परसों से लोगों को लगानी शुरू कर दो। ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा जो हमें लिबरलिज्म का एक्सप्रेशन पाकिस्तान में, जो मुझे जिस बात पे बहुत एतराज़ है, वो ये होता है, दो चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। नंबर 1, एक आपको याद होगा पिंक बाइक स्कीम आई थी पंजाब गवर्नमेंट ने, पुराना जो शहबाज शरीफ का दौर था ना, उस दौर में वो साहब जो लेके आए थे, फिर तब मैं उनको थोड़ा फॉलो अप किया, तो तब हम बच्चे थे, अभी इतना नहीं पता था, हम भी बड़े मुतासिर हुए कि पिंक बाइक आ गई है, अब ख़वातीन जो है वो स्कूटर पे बैठेंगी और एम्पावरमेंट आएगी। बट जब आप थोड़ा सा उसको नॉन नजरियाती होके थोड़ा एनालाइज करोगे, एक तरफ 1-1.5 करोड़ बच्चियां वो हैं आज गांव में, दूर दराज इलाकों में, जिनके पास अपनी बेसिक फिजिकल हेल्थ, बेसिक जो बायोलॉजिकल हेल्थ है उसका नॉलेज नहीं है, उसकी इक्विपमेंट नहीं है। बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ। लेकिन पॉलिटिशियन को एजेंडा कौन दे रहा है? जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है। अब इंटेलेक्चुअल सीधा उसने क्या किया, वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के किसी पोश एरिया से उठा है, स्कॉलरशिप पकड़ी है, यूनिवर्सिटी गया है, वहाँ से उसने अच्छी अंग्रेजी सीखी है, 4 थेरी सीखी है, अच्छा साइंस, वो वापस आ गया। ठीक है। और आगे हम भी कॉलोनियल हैं, तो हमने भी जॉब उसी को देनी है, या वो हमारे लिए भी पढ़ा लिखा वही है जो जो ज़रा थोड़ा जिसका हुलिया जो है वो पूरा, और वो पूरा अपीयर होता है उसी तरह, वो आके आपको अच्छी सी प्रेजेंटेशन देता है, जी पिंक बाइक ले आए। 0.00001% लोगों के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो लोग जो पीछे करोड़ों बच्चे हैं जिनको कोई नहीं पूछेगा। एंड आई टेल यू बाय माय ओन एक्सपीरियंस कि ये जितना हमारे यहाँ जो लोग प्रोग्रेसिविज्म को या लिबरलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं लिख के देता हूँ, ये पाकिस्तान छोड़ दें, ये पंजाब नहीं पूरा घूमे हुए। आप आए सेंट्रल पंजाब, शेखुपुरा, हाफजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, झंग, 10 दिन कैंप लगाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी साइंस की बात है ना, तो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है कि यू हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस, एंड वो आए 15 दिन किसी जगह पे एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, आपका सारे का सारा थेरी, आपका सारे का सारा फलसफा वैसे ही उड़ जाएगा, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि लोग पता नहीं कहाँ हैं और जो सोल्यूशंस ऊपर आ रहे हैं वो पता नहीं। दूसरी मिसाल, मुशर्रफ साहब के दौर में 60 सीटें दे दी आपने ख़वातीन को। मैं भी सेलिब्रेट करता हूँ, आप भी करते हैं, जेंडर इक्वालिटी, ये वो 2026 आ गया 24 का इलेक्शन हुआ, सबसे ज़्यादा वोट ख़वातीन ने डाले, बहुत ज़्यादा बात हुई इसके ऊपर। उसमें वो जो 60 सीटें आपने कोटा की बुनियाद पे दी थी, उन दोनों में मुझे कोई लिंक स्टैब्लिश कर दें, कोई साइंटिफिक 2 वेरिएबल्स के अंदर, कि हमने 2002 में
60 सीट्स दी थी, लिबरलिज्म को इंजेक्ट किया था सिस्टम के अंदर, और देखो भाई 20 साल के बाद वो इवॉल्व होते होते तो आज 2024 के अंदर आपको ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद पॉलिटिक्स में नज़र आ रही, सिवाय इसके कि वो पता नहीं किसकी सेटिस्फेक्शन थी। यानी कि आप खुद, अब इसका मैं लॉजिकल रिबटल दे रहा हूँ, 50% से ज़्यादा लोग इस वक्त अंडर 35 हैं पाकिस्तान में, 67% के करीब है। आई डोंट वांट टू कि मैं उसको गलत बोल दूं, बट दैट्स मोर देन 50% एंड लेस देन मे बी 67%। अगर डेमोक्रेटिक आर्ग्यूमेंट ले लो तो डेमोक्रेटिक आर्ग्यूमेंट यही है ना कि मैं मेजोरिटी में हूं तो मुझे राइट मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो जब मैं एज अ यूथ कह रहा हूं कि भाई 67% लोग मर्द और औरत दोनों अंडर 35 है, तो पॉलिसी मेकर को ये नहीं पता कि मैंने जो कोटा रखना है वो मैंने यूथ का रखना है या वो मैंने खातून का रखना है। यानी कि मैं एज अ यूथ, मेरे पास, मैं भी 35 का हूँ, 30 का हूँ, मेरे पास कोई राइट नहीं है एक्सप्रेशन का, क्योंकि मैं 67% हूँ इस कंट्री का। सही है, बिकॉज मैं लिबरल एजेंडा के ऊपर चल रहा हूँ, मैंने लिबरल फेमिनिज्म जैसे यूरोप की ट्रिजेक्टरी फॉलो हो रही थी, मुझे वो उसके ऊपर पैसा भी मिलना है, मेरे पास फंडिंग भी वहीं से आनी है। बिल्कुल सही है। और जो मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा था सर, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ दुनिया का कोई नज़रिया ऑनलाइन डिस्कस करना है, यानी कि इस तरह या ऑफलाइन, मुझे कोई मसला नहीं है, आई विल बी हैप्पी। बट जब मुझे ये पता चल जाएगा ना, या आपको मेरे बारे में ये पता चल जाए कि यार ये जो बोल रहा है ना उसके पीछे एक पूरी लाइन है कि पैसा भी आ रहा है, ठीक है, तो इम्पोर्टेड सॉल्यूशंस, तो फिर मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। ये अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं हम या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें से हर एक बंदा, ठीक है, जो पीछे से जिनकी फंडिंग है, ठीक है, वो फिर इसका मतलब है कि वो इस मुल्क को जाने बगैर, इस मुल्क के लोगों को जाने बगैर, इसकी सकाफत को, इसकी वो पूरी हिस्ट्री को जाने बगैर, ठीक है, अगर वो एक एजेंडा ला के पावर का हिस्सा बन के तो वो मेरी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं, तो इट इज़ माई राइट कि मैं उसको क्या कर रहा हूँ, वो रेजिस्ट कर रहा हूँ। दैट इज़ वाई, आखिरी बस बात ख़त्म करूँगा ये इसी बात पे, दैट इज़ वाई रीज़न को, एक टाइम था कि मैंने मजहब को रीजन से क्वेश्चन किया, तो आई वॉज कॉल्ड अ क्रिटिकल थिंकर, बट नाउ आई एम वन स्टेप अहेड, आई एम क्वेश्चनिंग रीजन विद रीजन। ओके, don't do this cardinal sin. when I questioned religion with science, I was called a progressive man, but now I'm questioning the science with the science, reason with the reason। तबाही हो रही है तो रीजन मेरे घर की थोड़ी है, साइंस का तो मेरा तो 0% मेरा साइंस के ऊपर क्लेम है, मेरा क्या जाएगा। और अगर नहीं, शायद मैं तो आपको आज तंग करने आया हूँ, मैं वकास की बात से रहते हुए, जैसे फॉर एन एग्जांपल, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो क्रिटिकल, आई रिस्पेक्ट एंड लव हिम अ लॉट, seriously, he's done amazing job. I wish he has done amazing job in his field where he was very good. Why name black hole? Why not Chaukhut? Why not Veda? Because this is it. This is what we're talking about. And science तो हिंदू जो mathematicians ने की है, I guess that's jaw-dropping good. That's jaw-dropping good. ये नाम वहीं से ही क्यों आए? जो बात ये कर रहे थे, फेमिनिज्म यकदम जब मगरिब में फूटा ही तो यहाँ क्यों आया? लाइक वाई कि वो देखेंगे। अब असल में फिर उसी बात पे जो आपका एक सवाल भी था, एप्स्टीन फाइल पर इकबाल होते या वो क्या कहते हैं, दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। पहले तो बात ये है, ये दुनिया है, ये दुकान नहीं है। या हाँ जी, एप्स्टीन साहब, वो साहब आए हैं, बिल गेट्स, उनको छोटी बच्ची देना, ये लो भाई, ये दुकान से ही आ गई। हाँ जी, वो ज़रा बच्चों से मज़ा ज़्यादा निकलवाना है, वो हाँ रखा हुआ है, $20,000 चाहिए तो मैं MIT को, ये बाय द वे $8 लाख रुपया उन्होंने लिया हुआ है। और वहाँ रेजिग्नेशन चल रहे हैं, वहाँ तहलका मचा हुआ इस वक्त एकेडेमिया में कि हम वैल्यू फ्री साइंस की बात करते थे। शायद कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आई वांट यू टू आंसर। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? मेरा अभी बेटा 2 साल का, सून ही विल गो टू स्कूल। ऑल साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं? मेरा बच्चे सारे साइंस सब्जेक्ट्स अभी तक तो वैसे खैर पढ़ नहीं रहा, लेकिन हम साइंस सब्जेक्ट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? बिकॉज दे आर वैल्यू न्यूट्रल। आर दे वैल्यू न्यूट्रल? हमने मजहब को तो बहुत बस वो सेरेमोनियल ही रखा हुआ ना, हम उसमें ये तो नहीं कहते कि फिजिक्स का पेपर खत्म हो जाएगा और ट्यूटर हमारे घर साइंस के ही आते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारी दादियाँ, नानियाँ, हमारी माएँ बैठ के पढ़ा देती हैं।
जिस चीज को मैंने तो हुदबॉय साहब से एक दिन ये भी पूछा था, आपके कहने पे साइंस एज टॉट इन द वेस्टर्न एज इट इज, वकास उधर की किताबें आई हैं, एज इट इज, कल्चरल चेंज नहीं हुई, सोशल जुबान नहीं चेंज हुई, उर्दू पंजाबी सिंधी वो आके यहाँ फिट इन हुई सिस्टम के अंदर। हमने बच्चे इनके स्पुर्द कर दिए, हमने बच्चे इनके स्पुर्द किए। उसने कहा प्लीज क्लोज योर आइज एंड गिव मी योर बाइबल। उन्होंने कहा आई ओपन माई आइज, ही गेव मी, व्हेन आई ओपन माई आई हैड नथिंग इन माई हैंड। बाइबल ले ली, फिर मेरा सारा कुछ लेना ले लिया। सो द टाइम हैज अराइव्ड दैट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग साइंस थ्रू साइंस, दैट्स नॉट वैल्यू न्यूट्रल। दैट्स फेयर। इसका एजेंडा सेट होता है, पैसा फेंक के यू गॉट मनी, यू सेट वेयर साइंस विल थिंक। और जो वकास ने कहा, अगर साइंस इतनी महान और अजीम एज ए मौजू है तो फिर साइंसदान कुर्बानियां दें, कटें कि हम टेक ऑफ आवर हेड, हम नहीं बनाएंगे बम, उतारो सर। व्हाट एल्स इट इज फॉर? ये क्या हुआ कि बना के ये जी 2 बायो वेपन है, बस हम नहीं देख रहे, जो मर्जी आके उठा ले सब अच्छा जो व्हाट इज दिस? आप वहां खड़े होके पहरा दें या उन जिम्मेदार इजिप्शियंस की तरह उन टेक्नोलॉजीज को बरवक्त से पहले तोड़ दें, ये माहौल को, इंसानियत को, या ये जालिमों के हाथों में ना चले जाए। जो हाथ फंडिंग देखते हैं, मैं तो बार बार करूँ तो देख तो लें, इब्लीस का है, इंसान का है, डकैत का है, सेक्स ट्रैफिकर का है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, एप्स्टीन पहले से शेडी आदमी था। वो जब क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंग का नाम, उसमें जो लोग बाकी टोटल 20 में से 4 लोग हैं सारे ही सेक्स ऑफेंडर निकले। वही आ वाली बात, वैसे तो आप इतना पता रखते हैं, उनजी तुसी एडे भोले सोते चले गए। और फिर चलता रहा 2018 तक ये सिलसिला साइंस प्रोजेक्ट्स का। जब वो 2010 में पुलिस स्टेशन में बता दिया गया इज अ सेक्स ऑफेंडर, और 90 दिन बाद एप्स्टीन आया करेगा और आके हाजिरी लगवाएगा, मालूमात बिखेर दी गई। दे ऑल वर कंफर्टेबल, क्योंकि सेलिब्रिटी वो साइंटिफिक अमेरिकन के एडिटर ने कहा इन्होंने सेलिब्रिटी साइंस करनी थी। ये देख रहे थे कि उसकी ये किताब मशहूर होगी, वो मुझे पैसे चाहिए, आई नीड दिस मैन्स हेल्प। किस चीज पर लिखूं यार? मैं तो बायोलॉजी को, मैं खुदा पे लिखता हूँ। खुदा के खिलाफ लिखे ना, यू गो लाइक दिस। और एक सेकंड, बाय द वे, रिचर्ड डॉकिंस का जो प्रोजेक्ट है ओरिजिन, उसकी फंडिंग किसकी है? मुझे नहीं पता। एप्स्टीन। को फाउंडर लॉरेंस क्रॉस जो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से सेक्स में निकलते हैं। सो लॉरेंस क्रॉस और रिचर्ड डॉकिंस, ओरिजिन प्रोजेक्ट की फंडिंग एप्स्टीन। ये तो सेक्स ऑफेंडर है ही बच्चों का। इसके ऊपर न्यू एथिस्ट मूवमेंट में वो रेबेका वॉटसन और सारा इसको एक्सपोज करती हैं, लॉरेंस क्रॉस को। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी निकालती है, फोरम्स बनते हैं जहाँ रिचर्ड डॉकिंस को कुछ लोग ईमेलें कर करके, जो टॉप एस्ट्रोनॉमर है, मुझे मोनाश यूनिवर्सिटी का एक आदमी हो तो मैं श्योर हूँ कि यार अपनी आंखें खोलो, तुम सेक्स ऑफेंडर्स के साथ फिर रहे हो। रिचर्ड डॉकिंस एक घटिया खत लिखता है रेबेका वॉटसन के नाम। आज तक मैंने किसी फोरम पर उस पर बात, ओए तुम्हारी औकात, तुम किसी मुस्लिम मुआशरे में पैदा होती तो तुम गाड़ी चला सकती, ना वो कुछ होता। शुक्र करो न्यू एथिस्ट मूवमेंट में मैंने, रिचर्ड डॉकिंस ने तुम्हें आने दिया। वो खत जब आ रहा है, लोगों ने कह रही है लिबरलिज्म है तुम्हारा। इज दिस इट? दे हैव देयर ओन वैल्यूज, मुस्लिम्स हैव देयर ओन वैल्यूज। जब वो हल नहीं चला तो उसने फिर ब्रॉकमैन को ईमेल की कि हमें चुप कराना पड़ेगा, ये सारा भांडा फूट जाएगा। इमेजिन उस आदमी की सोशल जजमेंट कितनी वीक है जो गॉड मोरालिटी पर बात करता था। आप वही जो वकास साहब रो रहे हैं, आप तो एक चीज से दूसरी चीज बना लेते थे। आज आपके मुंह पे टेप लगी हुई है। आज वो महान पोस्टर बॉयज, लेजेंड्स, मिथ्स आपके जब खतरे में है। आज व्हाट अबाउटिज्म की इंतहा देखें, फिर इकबाल याद आ रहा है। जस्ट गो टू गूगल एंड फेसबुक और जस्ट सी ऑन माई प्रोफाइल, एकदम इकबाल बुरा और वो सर का खिताब। एंड बाय द वे, इनकी बात से मैं इसको बड़ा फ्रैंक अंदाज में कहूँगा कि यू लूज योर रिस्पेक्ट। ठीक है ना? डोंट डू इट कि जी खुरम साहब कह रहे हैं या वकास कह रहा है या कोई भी कह रहा है, ठीक है ना? बिकॉज यू हैव टू मेंटेन। अगर आपको कुछ लोगों ने कुछ समझा है तो फिर वो देखना पड़ेगा कि वो कौन सी वैल्यूज थी जिनकी बुनियाद पे आपको कोई स्टेटस मिला है। ठीक है? और दूसरी बात ये कि अक्ल और इल्म की कोई उम्र नहीं है कि मैं प्रोफेसर हो गया हूँ या मैं 50 साल को हो गया तो अब मैं किसी तकमील के ऊपर पहुंच गया, मैं सोच नहीं सकता। ठीक है? और इसी बात के ऊपर अभी हम बात करें ना अगर लिबरलिज्म की भी, लिबरलिज्म ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया का सबसे मुश्किल फलसफा वो लिबरलिज्म है, और खुसूसन प्रैक्टिस करना, वही उसी सेंस में बात बहुत मुश्किल है। उसकी वजह है कि आपको हर वक्त अपने अंदर जगह रखनी है, आपको स्पेस रखनी है। भाईजान 8 अरब लोग हैं,
आप स्प्रे नहीं अभी कोई बना कि जो 8 अरब लोग एक जैसे हो जाए, ठीक है? तो कोशिश हुई। आप कितने को लिबरल होंगे कि आप काला, ब्राउन, वाइट, ब्लैक, पता नहीं क्या I क्या। got a question for Shayan. You met Akhtar Usman Sahab in your life? Yes. Rate him. I don't want any editing. Rate him. I don't met him मतलब much के मैं उनको मैंने रेट आपने करूं। सुना? Yes, मैंने उनको सुना है एंड आई मतलब मुझे अच्छा लगा है सुन के। अख्तर उस्मान साहब I-10 में बैठते हैं. You want to talk about post-modernity, you want to talk about Shelley, you want to talk about Keats, you want to talk about, and you know, he's special, he's amazing. You want to talk about Dylan Thomas, Mir, Mia Mohammed Baq साहब, he's super. Black hole में उन्होंने लेक्चर भी दिया. अख्तर उस्मान का कॉर्नर एक ढाबा है, वहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ है, 4 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं. मैंने तो बल्कि दिल हाशमी को बड़ा क्रिटिक किया था कि तुम जावेद अख्तर को उठा लाए, जिंगल पोइट को, क्योंकि सर जी मार्केट है. वो जावेद अख्तर ने वो खास खुदा के खिलाफ बहस करके इंटेलेक्चुअल खुद को साबित किया. अख्तर उस्मान तो नोहे भी लिखता है. अख्तर उस्मान वेस्टर्न पोइट्स की तारीफ में उर्दू नज़मों के भी शायद उनके वो मुकम्मल सर इट रन्स मोर डीपर. यस, मैंने बीए किया. उसका कमरा ब्लैक होल जैसा क्यों नहीं है? He's an equal intellectual. मैंने बीए किया, मैंने एमए किया. मैं गाँव गया तो मैंने कहा कि फिर टूर के मैं वापस जब आया शहर तो आपने पूछा हाँ भाई कैसा रहा. मैंने कहा यार लोग पढ़े लिखे नहीं है वहाँ पे और मैं पढ़ा लिखा हूँ. आपको इस फिक्रे में कोई गलती नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है कोई गलती नज़र नहीं आ रही. लेकिन ये जो अभी सर बात कर रहे हैं, ये इस ज़माने का सबसे बड़ा वो गिफ्ट है जो हमें मिला है. और वो ये है, इसकी वजह फिर वही मैं कहूँगा, अब वो रेपिटेशन हो जाएगी, लेकिन जब आपके पीछे से आपका तहजीब का जो पूरा हेरिटेज है वो उड़ जाता है ना, तो फिर आप ऐसी बातें करते हैं. इस खित्ते में मुझे बताइए फॉर्मल एजुकेशन किस दिन ये मेयार रहा था कि आपकी अकल कितनी बड़ी है? आज इधर पीएचडी बंदा कह रहा है यार मैं पीएचडी हूँ, तुम रिक्शा चला रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है. यानी कि मैं आज भी लिटरली, मैं छोटी मोटी, मैंने कहा मैं टीचिंग भी करता हूँ, लिटरली कि मैं आज भी कहता हूँ कि आप मैकियावेली पढ़ के चले जाओ और गाँव में जिस बंदे ने एक 302 का मुकदमा भुगता है ना, ये बैठे हुए हमारे वकील साहब, सही है, एक मुकदमा जिसने फैमिली में निपटा लिया है, आपका सारा मैकियावेली ना वो 1 सेकंड में वो जो है ना वो बांध के आपके इधर रख देगा. नहीं विकास 1 सेकंड, बल्कि हमारे वो कुछ दोस्त हैं, क्या ऐसी ग्रैंड बात की है मैकियावेली ने कि मैं कहूँ ओह कमाल यार, नथिंग. It's just you constructed few heroes which you wanted to construct. कर लेना गालिब को छोटा, गालिब का तख़य्युल, चाणक्य मतलब एक इस खित्ते के ऊपर ना, मतलब डॉक्टर इल्हान, थैंक्स टू हिम, ठीक है, उनका पीएचडी का जो अपना थीसिस था कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी, ये जो मेरा वो ब्रेक किया है ना वो पर्दा, ठीक है, वो ब्रेक वहीं से हुआ कि यू गो बैक टू योर जेनेसिस एंड योर डीएनए एंड यू फाइंड आउट, मतलब जिसने फिरदौसी का शाहनामा नहीं पढ़ा, इब्ने खुल्दून को नहीं पढ़ा, 40 रूल्स ऑफ लव से मुतासिर हो जाता है. और पीछे अगर आप जाए जो चाणक्य की वो है क्या नाम है अर्थशास्त्र, तो अगर आप ये चीज़ें नहीं सर पढ़ के बैठे ना, और ये मैं कोई उस वाले से नहीं कह रहा हूँ कि ये अल्टीमेट हो जाएगा, पर आपको खुद फील होगा कि यार मेरे अंदर पता नहीं क्या कुछ नहीं था जो इनको पढ़ के अब मेरा लेंस ही चेंज हो गया, जो मुझे पता ही नहीं था. अब इसमें मेरा पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि विजडम जो है ना, विजडम, अकल सिर्फ एक रास्ता है, एक रास्ता है. हमारे आज भी पुराने बाबे जो हैं, मैं जो जिन बंदों की बात कर रहा हूँ कि एक एमए पीएचडी बंदा गांव में जाके स्ट्रेटजी लगा के एक अनपढ़ बंदे को जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसको नहीं हरा सकता, वो उससे ज्यादा शातिर है. कोई शक नहीं. मुनाफकत में, 2 नंबरी में, दूसरों को झूठ बोलने में, धोखा देने में वो मास्टर है. अब मुझे बताएं, वो तो किसी स्कूल नहीं गया, वो तो किसी कॉलेज नहीं गया, सही है, लेकिन वो उस पूरे गांव को या पूरी उस स्ट्रेटजी को वो कंट्रोल कर रहा है. वजह इसका मतलब यहाँ से जो मैं सीखता हूँ वो ये सीखता हूँ कि जो अकल है, जो सोच है, जो फहम है, ठीक है, वो किताब इज वन वे, ठीक है, लेकिन जो हमारा खित्ता है उसमें वो बात तो ज़रबुल मिसल के थ्रू चलती आ रही थी. वो बात तो आपको पता कहानियां सुनाया करते थे. बिल्कुल, ठीक है. वो स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी देखी? जी जी जी. उसमें वो बड़ा अच्छा सीन होता है ना, वो कहता है
उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये चीज़ें पता कैसी हैं, तो वो पता नहीं, उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये पानी पूरी कितने की होती है चांदनी चौक में, कुछ इस तरह का सवाल पूछता है। और माजरत के साथ इन चीज़ों का जो अगला रिजल्ट है ना, वो पता है किस सूरत में निकल रहा है? वो निकल रहा है कि हम अपने ही घरों में अपने ही माँ बाप को, अपने दादा दादी को, अपने फूफा मामी को, ठीक है, हम इन चीज़ों का विक्टिम बना रहे हैं। किस बात के ऊपर? वो जाहिल है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो जाहिल है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। यानी कि 6000 साल पुरानी तारीख है मज़हब और सियासत की। सेकुलरिज्म 250 साल पुराना है। टेस्ट हो रहा है, 2 जंगें कर चुके हो आप, अभी भी आप मार रहे हो लोगों को। आई कॉल इट अ रैशनल वायलेंस, साइंटिफिक वायलेंस। जब आप पर तरक्की की ओनरशिप आप लोगे ना, तो 250 साल में होने वाले वायलेंस की जिम्मेदारी भी आपकी। बड़े सिंपल सवाल है। पाकिस्तान में हर बंदा मुत्तफिक है, एक्सट्रीमिज्म है, सब कुछ है, लेकिन मैं 15, 16 साल, 17 साल से लाहौर रहता हूँ। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि वकास नवाज या कोई भी बंदा उठे और उसको दिमाग क्रैक हुआ है, उसने कहीं से गन लिए और जाके वो क्रिश्चियंस के स्कूल के अंदर गया, हिंदूज के स्कूल के गया और जाकर 150 बंदा मार दिया। एवरी वीक, एवरी अदर वीक ये हो रहा है वहाँ पे, एवरी अदर वीक हो रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ सब अच्छा है, एक्सट्रीमिज्म नहीं है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ता है ना। अच्छा, जब ये लोग बाइनरी में चीज़ों को बांटते हैं ना, ठीक है ना, आप बहस की गुंजाइश ही ख़त्म कर देते हो। शायान, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है 21वीं सदी में पॉजिटिविज्म एक आदमी है विटगेनस्टाइन, लैंग्वेज डिफाइंस व्हाट्स रियलिटी, और हमें मेटाफिजिकल वर्ड्स को निकालना है। ये थॉट सबसे पहले किसने दिया था? ये कहते हैं विटगेनस्टाइन। उसने ज़ुबान को प्योरीफाई किया और कहा कि हमें एक नई साइंटिफिक लैंग्वेज चाहिए। भरतरी हरी, इकबाल का ज़र्फ देखेंगे, बाले जबरील, जिस किताब का नाम जबरील अलैहिस्सलाम के पर है, उसका आगाज़ भरतरी हरी से किया। भरतरी हरी वॉज द फर्स्ट मैन हु सेड कि खुदा ज़ुबान में ज़ाहिर होता है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग अगो। देन इकबाल मेट हिम अगेन इन जावेद नामा और उससे नसीहतें नहीं, बताओ मुझे शेर कहाँ से आता है। इकबाल जब मिलते हैं जावेद नामा में, ये जो ये बात करें वकास के, इकबाल हैड अ लॉट टू से ऑन कॉलोनियल थॉट। विश्वामित्रा जी से पहले आसमान पर गए हैं, रूमी का हाथ पकड़ के, अपने मुर्शद का, रूमी का। किसको मिल रहे हैं? उधर उन्हें मिलना चाहिए था हजरत अली करमुल्लाह वजह को, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को। इकबाल लिख रहे हैं ना, इकबाल ने उनका क्यों नहीं लिखा वकास नाम? इकबाल ने लिखा विश्वामित्रा जी का, हुज अ हिंदू ऋषि, अ ग्रैंड प्रिंस। और विश्वामित्रा जी इकबाल को वहाँ वो बात कहते हैं जो वकास ने और हम सब ने आज करने की कोशिश की। इकबाल, द वर्ल्ड इज टायर्ड ऑफ वेस्टर्न नैरेटिव, हिंदू कैसे कहलवाया इकबाल। मगरिब की रूहानियत सर्दी से ठिठर रही है, इन्हें मशरिक का कंबल दे दो, इनको बचा लो। इन्होंने रिश्ते तोड़ के देख लिए, इन्होंने सेक्स ओपन करके देख लिया, इन्होंने ना जाने क्या क्या करके देख लिया। द टाइम हैज़ अराइव्ड कि इससे पहले ये हमें भी अपने जैसा, वो जो वेनम मूवी में अपने जैसा कर चुके हों कि ना हम बदलें ना वो बदलें। द टाइम हैज़ अराइव्ड, लेट्स सेव देम। बट द प्रॉब्लम इज दे डोंट वांट टू लिसन टू इट बिकॉज वी डोंट हैव वेरी वेस्टर्न नेम्स। हम दोनों, मैं तो PhD हूँ, ये कर रहे हैं, आप कर रहे हैं जी, मैं कर। पेपर छपता है, अगर नाम गोरे का साथ ना हो टॉप जर्नल में, मुश्किल है। साइंटिफिक कोई पेपर उठा, और खैर ये बात तो हुद बॉय साहब खुद भी एक्नॉलेज करते हैं। तो वो उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं, किस हिंदू को वो टपवाना है, किस बुद्धिस्ट को आगे लाना है। पूरा बुद्धिज्म पड़ा हुआ है, इनको दीपक चोपड़ा मिला था स्पिरिचुअलिटी में। बुद्धिज्म कहाँ गया था? यानी बुद्धिस्ट सारों के पास कोई किताब नहीं थी कि आपके पास दीपक चोपड़ा बचा, वो पकड़ा गया। यार लड़कियां तो, वो खुदा तो मेंटल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन लड़कियां बड़ी प्यारी निकलती हैं, उनकी बात करो। वाई दैट इज के सारे ही झूठे मॉडल्स उठा के वहां लेके गए। आपने हमें कहा रूमी नहीं पढ़ना, लेकिन अलिफ शफक पढ़ लेना। इशफाक अहमद, ओए फौजियों का था, पता है आपको, लेकिन पॉलो कोयलो ठीक है, बिल्कुल वैसी बातें। पॉलो कोयलो मुझे कभी मुतासिर ही नहीं किया, मुझे इशफाक साहब भी नहीं किए कभी, मगर इशफाक साहब पॉलो कोयलो देख ना, नाम में कितना गोरापन आता है, मजा आ जाता है। ऐसे ही है यार, ऐसे ही है। एंड वो जो बार बार साइंटिफिक प्रोग्रेस या मेंटल प्रोग्रेस इस चीज में लाएगी कि चेस जीत के दिखाओ। शेर में क्यों नहीं आई? टेल मी शायान, हु डिसाइडेड कि सबसे जहीन आदमी चेस खेलेगा? इसमें क्यों नहीं आया कि सबसे जहीन आदमी
अपने कलाम की ओपनिंग मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तरह करके दिखाएगा, जो आपने पूछा कि व्हाट इज़ द लाइफ अगेन, लाइफ इज़ लाइक अ बांसुरी, मुझे मेरे दरख्त से दूर कर दिया गया, मुझे मैं जब भी फूंक मारो उदासी निकलती है, लेकिन मुझे मेरे दरख्त के साथ जाके जोड़ भी दो तो मुझ में इतने होल्स ऑफ बीइंग अ मैन कर दिए गए, कैन नॉट बी द गॉड अगेन, लेट मी बी द मैन, लेट मी क्राई फॉरएवर। दैट्स अ ग्रैंड क्योंकि ये नैरेटिव। एस्टैब्लिश हुआ, बुक है खूबसूरत, बायोलॉजी एज आइडियोलॉजी। तो आपने साइंस की अभी हम बात कर रहे थे, तो आपने साइंस को उस तरीके पे लेके आए कि जहाँ पे आपके माथे की चौड़ाई, आपके नाक का लेंथ, आपका कलर, यानी कि पूरी की पूरी जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है उसका एविडेंस आप लेके आ गए कि ये सुपीरियर है, इसका दिमाग ज़्यादा चलेगा, इसका दिमाग कम चलेगा। ये अभी हम बात कर रहे थे हम उसकी क्या नाम है इसकी कांट की, ठीक है, वो उसके बाकायदा ये फ़िक्रे हैं कि मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स एंड इंडियंस हैव बीन एक्सपोर्टेड टू द वेस्ट एंड वी हैव फाइंड नन, कि जिसको किसी इंटेलेक्चुअल परसूट में ट्रेन किया जा सके। नहीं, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना, ये गलत बात होती है। तो लामा इकबाल के ज़िम्मे वो डालेंगे अभी इस रिप्लाइज में आपके नीचे कि इकबाल ने इंसानियत को बड़ा, अब जी इनके गॉड ऑफ एनलाइटनमेंट है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं सॉर्ट ऑफ टू रैप दिस अप, एक आखिरी थॉट जो मेरे जहन में आई थी ना, इतना हमने डिस्कस करते हैं कि साइंस को कैसे यूज़ किया है और आप लोगों ने इतनी चीज़ें समझाई। द स्केरी पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जो बहुत सारे लोग पता नहीं सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, इसके जो हॉलीनेस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, राइट, ये बात नहीं है कि वो हमारे साथ क्या जुर्म कर रहे हैं। डरावनी बात ये है कि अगर मैं पहुंच जाऊं उनकी गेम की टॉप लेवल पे, कमाल यार, तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ये है कि मैं छोटे बच्चे ढूंढूं और मैं पता नहीं अजीब गरीब वेनेजुएला का सदर उठाऊं। क्योंकि कोई मुझे पूछ रहा था उस दिन, यार कैसे हो सकता है कि जो सक्सेसफुल आदमी है वो एप्स्टीन आइलैंड पे जा रहा है। और मेरे भी जहन में ये है कि शायद जो आप लोग कह रहे हैं वो सच है कि जब मैं एक दफ़ा अपनी सारी अचीवमेंट्स कर लूँगा 40 पे 50 पे 60 पे, जितने पे भी पैसे आ जाएंगे, गाड़ियाँ होंगी, आइलैंड्स होंगे, जो भी उनके पास जो भी है, तो कुछ तो करना होगा। और वो जब खुदा भी नहीं होगा और रिलीजन भी नहीं होगा और कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, तो फिर आपके सामने ऐसा ही कुछ नज़र आएगा। एंड दैट इज़ स्केरियर कि दैट इज़ योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू बीइंग ऑन एप्स्टीन आइलैंड। तो ये चीज़ मुझे तो बहुत डरावनी लगी। अहमद जावेद साहब ने कहा था, आदमी खुश नहीं ये अलमिया है, आदमी गमगीन नहीं ये अजाब है। हम जिस तहजीब में थे ना शायान, हम उदासी को परेशानी नहीं बनने देते थे। हमें एक तहजीब तोहफे में दी गई जो सीवी से लेके पढ़ाई भी परेशानी बनती। आप एक बच्चा बताएं जो पेपर देता हो विदाउट बीइंग परेशान, गाड़ी लें पेट्रोल की परेशानी, नौकरी लें रिटायरमेंट की परेशानी, ये लाइट लें बिल की परेशानी। हमें एक तहजीब तोहफा की गई, हम उदास थे, यस, हमारी तो पूरी शायरी उदासी पर, हमें उदासी के बदले कहा ये वापस करो, हम तुम्हें परेशानी बेचते हैं और इसको हल करो तो तुम्हारी प्रोग्रेस होती है। सो दे जस्ट डिड अ वंडरफुल जॉब। और वो ये नहीं जानते थे कि हमारे कम अज कम अंदर, बाहू साहब किन्ने पुराने ने, दिल दरियाओं समुंदरों डूंगे कौन दिना दिया जाने हो। नहीं है तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी घर, तुम्हारा दिल इतना वसी है वहां खुदा आ जाएगा। यार ये बड़ा मानी खेज बात है, ये बड़ा ग्रैंड नैरेटिव है। वो जो वकास का 8-9 बिलियन लोगों के लिए, वी हैड अ ग्रैंड स्टोरी टू फॉल ऑन। मैं अमीर नहीं बन रहा, बट यू नो रसूल गरीबों के साथ रहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी हैड अ ह्यूज सिस्टम कि वल्गराइज मत हो जाना, ठीक है, अमीर होते होते लोगों के बच्चों के लौंडियां जाके बेच ना देना, साइंस के नाम पर ताकतवर होने के बाद इतने अंधे मत हो जाना कि कल को तुम पूछो बूढ़े पहले कैसे मारे जा सकते हैं और गरीब बाद में कैसे मारे जाएंगे। आबादी को न्यूट्रल खुराक बढ़ाना। मेरे बड़े भाई का एक शेर है कि रोटी काटनी जे वो थोड़ नहीं जे वंड दो बोता, नथिंग इज स्कार्स, अगर तुम बांट दो ज्यादा। इन्हें कहें वेल्थ वापस कर दें, वैसे सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इतना लिबरल हमें वैसे ही मुंह पे मार के हरा दें एक ही दफा, सारी वेल्थ दे दें हमारे अफ्रीकन, हमारे मुंह पे मारे, मजहब रोते हो तोड़ा वो। इसके बरक्स जो एक आर्गूमेंट लाते हैं, वो बात अहमद जावेद साहब बड़े मुकम्मल अंदाज में कह चुके हैं। दुनिया को जहन्नुम बना के इस रोशनी में हम जन्नत नहीं देख पाएंगे। लेकिन इस दफ़ा आई एम ग्लैड फॉर हैविंग हिम अलोंग, इस दफ़ा की जहन्नुम मज़हब ने नहीं बनाई दुनिया को। आज दुनिया जिस तरह जल रही है, जिस तरह भूखी है, जिस तरह बटी हुई है,
फेसबुक खोलें, द वे द पीपल आंसर एंड देन द वे यू सी द लिबरल एथियस्ट थिंकर्स, आपने दुनिया को जहन्नुम बनाया हुआ है. गिव इट बैक टू हिस्ट्री, गिव इट बैक टू कल्चर, गिव इट बैक टू इंडिजिनस पीपल, लेट देम हैव देयर टाइम. मैं भी न्यूजीलैंड से होकर आया हूँ. आप जरा जाके कभी उन माउरीज के साथ बैठें और पूछें कि आज भी वो कहते हैं कि वी हैव नो आइडिया व्हाट इज देयर ऑब्सेशन विद अस. ओ यार केड़ी सदी सी, कटिंग नहीं माउरी अपनी पसंद की करा सकता था, ये जब इनलाइटेंड लोग उधर गए थे. और इसी बात में ही कि ये जो अभी नेटफ्लिक्स पे आया भी है ओशू के ऊपर ना, जी जी, वही पूरा, वाइल्ड तो वो मैं एक चीज़ क्वेश्चन उसको देखते हुए कर रहा था कि अच्छा एक जो यहाँ आइडियलाइज कर रहे हैं आपके, यार आपका वीज़ा लग जाए, क्या किसी तरीके हम वहाँ चले जाए, यार वहाँ से एक बंदा है वो जिंदगी में वहाँ स्टेबल है, मतलब जो चीज़ मैं यहाँ ड्रीम कर रहा हूँ बिल्कुल वो वहाँ पे ले रहा है, और वो पागलों की तरह भाग के वो इंडिया आ रहा है. और क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? वो बंदा उधर गया है, वो उधर भी उनके पीछे खड़े हो गए, पैसा भी लगाया, सारा कुछ किया, जो जो हो सकता था वो किया, तो कुछ तो है ना. अच्छा, इसमें जो अभी बात आप कर रहे हैं कि अब इसका क्या है, अच्छा मैं इस मामले में थोड़ा सा ना रूथलेस हूँ, थोड़ा स्केप्टिक हूँ, तो इसलिए फिर मैं रूथलेस हूँ. अच्छा, आई डोंट केयर कि दुनिया कहाँ जाएगी. उसकी वजह ये है कि जो आइडियल्स बने थे वही फॉल कर रहे हैं ना, तो लेट देम क्रम्बल, उन्होंने होना ही होना है, सही है. और उसके बाद अगली बात सोचें कि आगे क्या होगा. तो इंसान वो कहते हैं ना अपने ओरिजिन पे लौटता है. तो ये बात याद रखें, जिबिल्लत हजारों साल पुरानी है, अकल की उम्र अभी 300 साल है. ओके, तो इसलिए अभी गोरे, अभी उधर वेस्ट में भी आप देखो, दोबारा बात कहाँ पे आ गई है, मेरा रंग क्या है, मेरी नस्ल क्या है, एवं रेसिज्म हो रही है, एवं इस्लामोफोबिया हो रहा है. एवं तो नहीं हो रहा ना, ट्रम्प एवं यूरोपियंस को सामने बैठा के कह रहा है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, ये किसके चक्कर में तुमने बॉर्डर खोले हुए, उसको भी बुला रहे हो, उसको भी बुला रहे हो, ये तुम लोगों के गले पड़ जाएंगे. इसका मतलब है कि चीज़ों ने, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, अभी हम एक दोस्त के साथ बात कर रहे थे कि यार हमने ना अपने बच्चों को या संस्कृत सिखानी है या पर्शियन सिखानी है. उसने मुझे पूछा क्या लॉजिक है तुम्हारी. मैंने कहा यार लॉजिक ये है कि मैं यहाँ से अपनी शनाख्त छोड़ के गया अमेरिका, एक नस्ल मैंने माल मूल कमाया, पीछे वाले बड़े हैप्पी हुए कि बड़ा माल कमाया. आगे जब बच्चे हुए वहाँ पे पता चला जी बच्चे तो मोहम्मद बशीर के हैं, और वो रहे कहाँ पे हैं, वो तो जोसेफ के साथ रहे हैं. अब वो समझ नहीं आ रही कि वो बशीर बैश बन गया या वो बशीर है. अब उसका आप देख ले, आपके जितने भी फ्रेंड्स या फैमिली में लोग होंगे वो जनरेशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं वहां पे, उनको समझ नहीं आ रही कि अब वो करें क्या. इसका मतलब है वापस कहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं, अब एक जनरल बात अपने ओरिजिन की तरफ. ठीक है, तो जब मगरबी तहजीब जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो बड़े अपनी पीक पे है और उसके बाद डिक्लाइन या जो भी रप्चर्स आ रहे हैं, तो वो लोग भी वापस किधर जा रहे हैं जो वो हैं. तो जब हम वापस अपने तरफ आएंगे, जब हम वापस अपनी तरफ आएंगे तो फिर किसकी तरफ आएंगे, एज अ पार्ट ऑफ दिस लैंड. आपको फिर वापस किसकी तरफ आना है, जो आप हैं. तो जब आप खुद होंगे, तो ये जो सर ये जो अभी आपने बात की ना, ये जो सैंडविच क्लास हमें मिली हुई है ना, जो हमें जिन्होंने हमें और ख़राब की है, कहने को वो ठीक कर रहे हैं अपनी तरफ से कि ये ले लो, साइंस ले लो, अकल ले लो, ये ले लो, लेकिन ना आपको मरीज़ का पता ना आपको दवाई का पता, वो दोनों में डिसकंटेंट है. मैं तो बच जाऊंगा, ये तो बच जाएंगे, बल्कि मैं भी नहीं बचूंगा, ये बच जाएंगे, फलां भी बंदा बच जाएगा. क्यों? उसको पहले से क्लैरिटी कि मैं मुसलमान हूँ या मेरी ये अकीदा है और मैंने इसके अंदर अपना रेस्क्यू करना है. बिल्कुल सही है. अकल गिर गई, साइंस गिर गई, मजहब आप पहले छोड़ चुके, कल्चर आपके पास है ही नहीं, कल्चर आपके पास है ही नहीं, तो फिर पीछे आपके पास क्या बचेगा. तो फिर आप हेडोनिस्टिक प्लेयर्स में ही जाएंगे. I think so. So my final thoughts, I think Shayan he's also not a very big Iqbal fan, but he said let's talk about it. So Iqbal अकल मुखालिफ नहीं थे, अकल की हदूद की बात कर रहे थे, क्योंकि अकल इस वक्त जिस And he was not the only one. He was not the only one. उससे पहले मौलाना जलालुद्दीन रूमी थे. अकल गोयत शश जहत हद दस तो बैरून रानीस. अकल कहती है कायनात में 6 ही तो रास्ते हैं और तो कोई रास्ता ही नहीं है. इश गोयद राहस्तो रफ्ता वमन बारहा, एक रास्ता तो ऐसा मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ. चलते हैं सिराज औरंगाबादी के पास, चली समते गैब से एक हवा, जो चमन जहूर का था सब जल गया. पॉजिटिविज्म को कहीं आके उठाए. एब्सेंस की हवा चली, प्रेजेंस का सारा कुछ उखाड़ के रखती है. सर्किस जो लगाई हुई थी, प्रेजेंस तो हमेशा महदूद होती है, एब्सेंस इज
you're known as a good scientist how आपकी एब्सेंस कितनी वसी है जहां से आप प्रेजेंस की दुनिया को मैनिफेस्ट करेंगे. बिल्कुल. अक्ल दिल एंड देन आई विल रैप अप. इकबाल ने बांगे दरा इंतहाई शुरू की नज़्म. अक्ल ने एक दिन ये दिल से कहा, भूले भटके की रहनुमा हूं मैं, हूं ज़मीं पे गुजर फलक पे मेरा, देख तो किस कदर रसा हूं मैं, है काम दुनिया में रहबरी है मेरा, मिसले खिजर खजिस्तपा हूं मैं. कितनी बड़ी तारीफ इकबाल ने की कि भाई तुम ही तुम हो. वही लिख रहा है ना. दिल ने ये सब सुनकर कहा, पर मुझे भी तो देख क्या हूं मैं, राज़े हस्ती को तू समझता है पर आंखों से देखता हूं मैं, तू जानता है मैं जीती हूं, तू फासले से चीज को नाप के रजामंद हो जाता है, मैं शेख का तरह बनने है तुझे वास्ता मज़ाहिर से पर बातिन से आशना हूं मैं, तू खुदाजू खुदा नुमा हूं मैं. यार आई एम सॉरी फॉर द सटायर, मगर बड़ा मुश्किल है आखिरी शेर लिबरल्स पर. अक्ल की इंतहा है बेताबी एप्स्टीन फाइल्स, इस मर्ज की मगर दवा हूं मैं. Then there comes a time when you want to go beyond rationality. अकल से, वो रूमी का, अकल से आगे भी कोई देश हो सकता है, ह्यूमन और फैकल्टीज हो सकती हैं, जिबिल्लतें हो सकती हैं जो हमें उतनी ही लज्जत व मानी दे सकती हैं जो अकल ने हमसे छीन लिया. अकल मज़े को, खैर दैट्स सम डे, हम जब अकेले बैठ, लज्जत जब बढ़ानी होती है अकल कम की जाती है. नहीं, इसी बात पे मैं बिल्कुल सादा सी बात करता हूँ कि आप बातें कर नहीं रहे हो वैसे. सादा नहीं, इतनी मतलब सादा सी बात करूँगा कि सर अकल क्या है. आप आज अपने किसी करीब तरीन फैमिली मेम्बर को प्योर ऑर्गेनिक जो अकल के असूल है उसके मुताबिक ट्रीट करें तो फिर तो ये है कि वो, मैं तो सो रहा था तो वो तो बाहर आ गया और मुझे उठना पड़ा, उसकी वजह से मेरी तो नींद खराब हुई. अकल तो ये कह रही है ना. लेकिन मैं जिस कल्चर से आ रहा हूँ, जो मेरी वैल्यूज़ हैं, जो मेरा सिस्टम है, उसके लिए मुझे उस वक्त अकल से सोचूंगा तो फिर तो मैं 100 रुपया कमाता हूँ, मैं 50 अपनी माँ को दे देता हूँ या भाई को दे देता हूँ. ये अकल के कहाँ असूल है, वो अपना करे, मैं अपना कर रहा हूँ. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ठीक है, लेकिन याद रहे इसमें एक एहतियात भी है. जो सर की बात है ना, आपको पहले अक्ल को समझने, फिर उसकी हदूदों कयूद के ऊपर बात करने के आप काबिल हो जाते हैं. हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, वो इस बात को और तरह लेते हैं. जैसे कि एक बंदे ने कभी अकल के चलने का सफ़र ही शुरू नहीं किया, वो खुरम साहब की बात सुन के वो कहते यार खुरम साहब कह रहे थे अकल से तो आगे की बातें होती, अकल तो कुछ होती नहीं. अब उस बंदे के ऊपर डबल मसला क्रिएट हो गया. सही है, अगर ये बात कर रहे हैं तो ये उस ये उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं. यानी कि ये बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हम कि आप गाड़ी आ रही है, सामने पहाड़ है, आप मार दो और आप बाद में को जी अकल तो कुछ होती नहीं है. ऐसी बात नहीं है. ये प्योर एक वो बात हो रही है कि अकल इज़ नॉट जस्ट द वन सोर्स. ठीक है. और मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट लेसन, तो मैं एक बात सीखा हूँ कि बच्चा गोरे का है या बच्चा पाकिस्तानी का है, टीनेजर कोई जीव है या हिंदू है या कुछ भी है, वो बच्चे जो उसमें इन्वॉल्व हैं, जो टीनेजर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो आप अगर सिर्फ एक इंसान के तौर पर सोचें, ठीक है, तो ये किसी भी जगह पर, किसी भी तहजीब में, इट्स अ बिग क्रिमिनल एक पूरे का पूरा ये नेटवर्क है. ठीक है. तो ये किसी भी तहजीब का अब टेस्ट है कि वो इससे क्या सीखती है और क्या नहीं सीखती. तो अगर मैं इस पार्ट ऑफ द लैंड से बात करूं तो एक चीज़ पे हमें क्लियर रहना चाहिए कि ये जो लफ्ज़ हमने जिनको तमस्खुर बना दिया ना, तरबियत, अखलाकियात, सकाफ़त, वैल्यूज़, इन्हीं के अंदर से आपने बचना है. और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि ना इस खित्ते को, पाकिस्तान को, ना तो कोई तालिबान जैसी कोई इस्लामिज़म बचा सकती है और ना ही कोई रेडिकल किस्म की लिबरलिज्म या रैशनलिज्म बचा सकती है. ठीक है. वो कहते हैं ना, जागते रहना तो मेरे ते ना रहना. तो जागते रहने का मतलब यही है कि दोनों तबकात पाकिस्तान में या दुनिया में जिधर भी ये ताकत में आएंगे या इनके पास एक इम्प्यूनिटी होगी ना, जहाँ भी, तो इम्प्यूनिटी के अंदर करप्शन भी होगी, नेटवर्किंग भी बनेगी और एक पूरे की पूरी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनेगी. और उसका विक्टिम कौन बनेगा? ठीक है, वो जो अभी आपके सामने एप्स्टीन फाइल्स आ रही हैं, उसकी जैसे जैसे लेयर्स खुलती जाएंगी, यू विल अंडरस्टैंड कि अभी तो इसकी एक और साइड है जिस पे बात अभी हमारे यहाँ नहीं हुई. देयर इज़ अ न्यूज़ कि छोटे जो बच्चे हैं ना, उनको खाया भी गया, द फ्लैश. यस. तो ये दिस इज़ वेरी ड्रेडफुल. तो इसलिए मेरा तो यही है कि बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स, ठीक है, यू गो बैक टू योर
इंडिजिनस कल्चर। आपको इस खित्ता बहुत रिच है, आपको प्लूरलिज्म भी मिलेगी। सर आप हिंदुइज्म को देखें, इस खित्ते का मजहब है ना पॉलीथिस्टिक रिलीजन है, फंडामेंटल बाय डेफिनेशन उसके अंदर वो है टॉलरेंस है। बिल्कुल सही है। इसी तरह इस खित्ते में हज़ारों साल से ये मुख्तलिफ रिलीजन्स और कल्चर्स क्या कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह मुझे बहुत अच्छा, मैं आई एम अ मॉडर्न मैन, ओके, लेकिन मुझे किसी टेल की सूरत में, किसी कहानी की सूरत में, किसी ज़रबुल मिसल की सूरत में मुझे आज भी फहम मिलता है। और वो फहम जो है वो दूर कहीं खेतों में बैठ के किसी बाबे के पास बैठ के ऐसे हुक्का पीते हुए, गप लगाते हुए, पंजाबी बोलते हुए, चाय शाय पीते हुए वो विजडम आ रहा है। तो इस पे हम गिव अप नहीं कर सकते। और इसीलिए ठीक है, मैं एक बात इनसे पहले भी गिला की है बात करते हुए ऐसे ही कि यार मैं ना ज़रा दिल करता है मैं लेबल लगा लूँ जल्दी जल्दी अपने नाम के साथ, क्योंकि फिर कम से कम मैं किसी का गाहक बन जाऊँगा। यानी कि मैं अगर अपने नाम के साथ एक लिबरल किस्म का कोई लगा लूँ तो फिर आप भी कहेंगे अच्छा यार लिबरलिज्म पे बात करनी, वकास को बुला लो। अगर मैं अपने नाम को साथ हाजी माजी लगा लूँ, कुछ कर लूँ, आप कहोगे अच्छा यार वो औरत मार्च पे बात करनी है, मजहब पे बात करनी है, हाजी वकास को बुला लो। प्रॉब्लम इस के 90-95% बंदे ना तो तालिबान किस्म के वो हैं कटर वो हैं जिस तरह हमें प्रोजेक्ट किया गया। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि आप चीज़ों को जब बुरखे और दाढ़ी के साथ सिर्फ अटैच करते हो ना, तो फिर आप लिबरलिज्म या साइंस या रैशनैलिटी ये चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। आप असल में रिडक्शनिस्ट हैं, ओके, और आपके अंदर कोई नफरत है और आप साइकोलॉजिकल किसी डिसोनेंस का शिकार है। आप लॉक्ड हैं और आप एक ही पोजीशन को सच मानते हैं। यानी कि मैं आपसे पूछूं कब कैसे ठीक होगा, आप कहते हैं मजहब हटा दो। मैं आपको कहता हूँ ये माइक कैसे ठीक होगा, आप कहते हो मजहब हटा दो। पेंसिल कैसे ठीक होगी, मजहब हटा दो। मतलब इस चीज़ ने, बिलीव मी, मैं इस चीज़ में था वंस, आई वाज इन, और इसमें मुझे कोई मसला नहीं। पर एक टाइम आ गया कि मैं तंग आ गया। मैंने कहा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही जवाब है सबके पास। और फिर 2014 में कुछ और लोग थे, 16 में और थे, 18 में और थे, 20 में और थे, 22 में और थे, 24 में और है, 26 में और हैं जो पढ़ते रहते हैं किताबें नए। पता लगे जो भी बंदा आ रहा है उसके पास सोल्यूशन एक ही है, क्या मजहब को और रियासत को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। मैंने कहा ये बात लॉजिकली डिस्कस हो सकती है, इस पे बहस हो सकती है। और मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं इसका बड़ा कायल हूँ कि मजहब और रियासत के रिश्ते पर बहुत बहस होनी चाहिए। और वाकई बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये सवाल सोल्यूशन आप क्यों बहस करेंगे, हटा दो। सही है ना। तो इसलिए दूसरा एक और चीज़, ये मैंने पहले ब्लैक होल पे मैंने की है पॉडकास्ट, अपना वहाँ पे डिस्कशन भी की थी कि बोरोड माइंड के नाम से, कि आप इंटेलेक्चुअल इज़म की किसी भी सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लामिस्ट हैं, लिबरल हैं या मार्क्सिस्ट हैं। अगर आपका बच्चा 22 साल 20 साल की उम्र में नारे लगाना शुरू हो गया ना, वो कहते हैं ना ढोल की थाप पे वो आर्ग्यूमेंट हुआ नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा फर्क होना चाहिए ना कि एक साइंस को अप्रिसिएशन जो है वो नारों की सूरत में मैंने नहीं सुना कि एक साइंटिफिक आर्गुमेंट के हक में नारे लग रहे हो। चलो समझ रहे बात को। चलो कोई बंदा है वो सियासी तकरीर कर रहा है, कोई अच्छा शेर सुना दिया, कुछ जज्बाती गुफ्तगू हो रही है, बंदा कहता है यार तालियां लगा दो। इधर मसला ये हो गया कि मार्क्सिस्ट, आपको पता है कार्ल मार्क्स, अब कैसे हम इन लोगों की इंसल्ट करें। कार्ल मार्क्स ने अपनी बच्चों को अखबार में लपेट के दफन किया। इमेजिन कर सकते हैं उस कार्ल मार्क्स के नाम पे आज दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर का धंधा होता है। और माजरत के साथ धंधा इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, ये वही बात है जो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। ये बड़ा आसान काम है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं अभी भी मैं अपने बारे में क्यों दावा नहीं करता, एक वाकया मैं ज़हन में सोचता हूँ ना सर, ऐसे ना दिमाग खराब, ऐसे बंदा पागल हो जाता है। बंदा खड़ा है, मार पड़ रही है, ताइफ की बात कर रहा हूँ, लहू भी निकल रहा है, जख्मी भी हो गया, सारा कुछ हो गया। आप अभी मुझे ज़रा घूरे ना, दोस्त मेरा साथ आया हुआ है, बाहर ही आपको पकड़ लेंगे। मतलब जिस बंदे की बर्दाश्त ये है और जिस बंदे को मैं आइडियलाइज कर रहा हूँ, उस बंदे ने अपनी मैं, ईगो, वो सारा स्टेटस वो ख़त्म करके फिर माफ़ किया ना कि भाई मैं बदला लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं कुछ करूँगा। तो मैं तो ये करैक्टर जो है ये इसका 10% नहीं 2% भी कहीं ले ना अपने अंदर, तो मैं तो आपके लिए सरमाया बन जाऊँ। सही है। तो जब आप मजहबी हलकों पे या मार्क्सिस्ट या लिबरल
ठीक है, चलो मदरसे पे तो हमारी पहले ही तनकीद थी और मजहब से तो हम पहले ही पढ़े, हम खुद तनकीद कर रहे थे कि यार ये मत करो। की मौजूदगी में ना वन थिंग वेरी ओपन आई वांट टू डिस्कस विद हिम, जो हम डोर कीपिंग ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, जो वेस्ट ने हमारे साथ किया, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा, हमारा तो एक सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट यार तुम पढ़ रहे हो, या मैं मैनेजमेंट साइंस या आपने पढ़ा, जो हमारे ऑथर्स का था, सारा तो आपका था, अभी भी आप खुश नहीं है। एंड सेम डोर कीपिंग इज बीन डन एट ब्लैक होल। आई एम वेरी सॉरी फॉर टेकिंग दैट नेम अगेन, बट आई वॉन्ट टू। जब एप्स्टीन फाइल निकली तो CNN, BBC, गार्डियन, नेचर में आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल नहीं, नॉर्मल आर्टिकल, साइंटिफिक अमेरिकन में 2 छप चुके हैं। बात हो रही थी ब्लास्फेमी लॉज की। आप तो कहते थे कि साइंस इंतहाई कॉन्टेम्परेरी होती है, इंतहाई रेलेवेंट होती है और हर चीज पर हो रही होती थी। दूसरी, अगेन आई थिंक वी ऑल मिस्ड आउट, आपने लोकल विजडम के अंदर बुलाया एग्जैक्ट वो आदमी जो शायद ज्यादा आबादी को पसंद ना आए। यू नेवर टॉक्ड अबाउट इकबाल, नेवर। इतना ये इकबाल को पसंद नहीं कर, बहुत छोटा आम सा आदमी था, ही वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट नेम परवेज साहब, और आप उसको एक उसका जख्म देखकर उसका जो ग्रैंड 12,000 वर्सेस का एक वो टेपेस्ट्री है, उसको आप इग्नोर करना चाह रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीन डन। और फिर वो उनको छोटे छोटे बच्चों का ग्रो आजकल आया, वो जो इतनी बड़ी उन्होंने बात की, साइंस के हक में भी कभी नारे लगे थे तो हम जैसे मजहबी लोग बेवकूफियां करते हैं, और वो सारी टेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं मौजू से, जो एप्स्टीन फाइल में साइंस को कटहरे में अब ला के खड़ा करना है पूरी दुनिया में। ये वो मुल्क है जहां पोलियो वैक्सीन पिलाना वैसी अजाब बना हुआ था, अब उससे बड़ी मसला खुल गया। आप पोलियो वैक्सीन के खिलाफ हैं? मैं तो नहीं हूं, मैं अभी भी नहीं हूं। अब हर मुल्क को ये चाहिए कि वो जो डायरेक्ट इस्तेमाल होता था, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी बड़ी NIH की लैब्स हैं, फौरन से पहले ट्रायल्स रन करें, देखें, कम अप विद कॉन्फिडेंस, हमारी अपनी जमहूरी हुकूमती अदारे हैं और वो आके बताएं, इंडिया अपना करे, बांग्लादेश अपना करे, और वो काम जारी रखें। तो आप ये देखें कि इन लोगों ने इतनी गैर जिम्मेदारी की कि जिन ममालिक में वैक्सीन पिलाना इतना बड़ा मसला था, वहाँ पे इन्होंने वैक्सीन के ऊपर ऐसी ऐसी बातें की कि अभी तो वो ईमेल्स, मैं अब फिर पर्पसफुल नहीं बोल रहा कि वो मिसस्टेट ना हो जाए, कि बच्चों की उम्रें कैसे ख़त्म की जाएं, बुजुर्गों को कैसे, आबादी कैसे कंट्रोल की जाए, और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर वाले ये जो, और ये भी लिबरल एक एजेंडा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल को किया जाए। लेकिन वो एरिक विंस्टन कहता है, ही इज़ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, वेयरएवर आई सिट आई टेल टू पीपल, हे आई नीड मोर बेबीज, आई नीड मोर बेबीज, सो वी कंटिन्यू लिविंग एज ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल एंड टुगेदर। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये मेरी भी बड़ी विश है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, वक्त आ गया पाकिस्तान में, वो कहते हैं ना थीसिस और एंटीथीसिस, तो अब ज़रा ये डायलेक्ट होना चाहिए। तो मैं हुद भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, खुद भी उनको, मैं वैसे पर्सनली तो नहीं, लेकिन वो ऑब्वियसली बात तो सुनेंगे किसी की भी, तो मैं भी उनसे बात कर सकता हूँ, आप भी बात कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकता है। तो आई रियली वांट कि लेट्स हैव यस, ताकि लोगों को एक पता चले कि भाई एक बाअदब मुकालमा जो है ना, वो स्टिल इस मुल्क में मुमकिन है, और वो लोग जो एक दूसरे के नजरियात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करते, इत्तफाक नहीं करते हैं, वो दे कैन सिट, दे कैन टॉक, ओके, एंड दे कैन इवन फाइट थ्रू आइडियाज, एंड आफ्टर द डिस्कशन दे जस्ट शेक हैंड्स एंड गो। शायन लास्ट मेरे लिए शॉकिंग बात थी कि हिंदुओं के सबसे मुकद्दस मंत्र का तर्जुमा इकबाल ने बांगे तरह में किया। दैट्स ह्यूज। परवेज साहब, आपकी निगाह तो, साइंसदान की निगाह तो हम जैसे गधों से बहुत बेहतर होती है। यू शुड हैव पिक्ड इट अप कि यार ये देखो, दिस इज द टॉलरेंस वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इकबाल। और इकबाल का वैसे मुमलिकत रियासत पे नजरिया बहुत, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। थैंक यू। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.